तेज कराने हैं, ज़रा खामोश हो जाएं। शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 95 स्टार्ट करते हैं। कैफ 1 का जो सवाल होमवर्क में दिया था वो डिस्कस नहीं किया और क्वेश्चन 13 पे आ गए ताकि इसको सीख सकें। नई चीज़ें थी कुछ इसमें, वो भी करेंगे। सवाल वो बच सकता है डिस्कस होने से जो आपको होमवर्क भी ना दें, क्लास वर्क में भी ना हो, लेकिन जो सवाल आपको खुदा ना खास्ता होमवर्क में दे दिया है तो वो तो कभी भी अब बच नहीं सकता। आपने तो मुझे छोड़ना नहीं है जब तक आपको वो सवाल क्लियर नहीं होना। इसलिए जो होमवर्क में चला जाता है ना, आज भी वो नया होमवर्क शायद मैं ना दूँ, पिछली क्लास में नहीं दिया, तो आज भी जो है वो उसी सवाल को मज़ीद थोड़ा सा देख लेंगे आप। मैंने करवाना तो है ही, वो एडजस्टमेंट डिस्कस करूँ या पूरा सवाल करवाऊँ, डिस्कस वो हो जाएगा, लेकिन आज मैं नया सवाल कराने लग गया, ठीक है, क्योंकि फिर पुराना सवाल करें। कल भी ज़रा बोर लग रहा था, होमवर्क वाला सवाल ही क्लास सकूँ, नया सवाल फिर सरप्राइज़। पेज नंबर 888, गोल्डन नंबर। रिक्वायरमेंट है अगले सफ़े पे। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर फॉर 31 दिसंबर 18। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 18। इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 18 पर। वॉयलेंट फैमिली क्लब वाज फॉर्म्ड इन 2016। अब 18 में खड़े हैं, इसका मतलब ओपनिंग्स होंगे। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर द क्लब एज ऑन 31 दिसंबर 17। यानी आज उसने सिर्फ पिछले साल के क्लोजिंग्स बताए हैं जो इस साल के ओपनिंग हैं, और उसमें मज़े की बात सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बताए हैं, जनरल फंड नहीं बताया। वो बता देता। अब बैलेंसिंग भी नहीं निकाल लेना। मसला यह है कि एक एडजस्टमेंट आ गया लाइफ मेंबरशिप फ़ंड की, तो वो भी फंड्स में आता है, तो बैलेंसिंग भी नहीं निकल सकता था, यानी कि ओपनिंग जनरल फंड हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। खैर, जो ओपनिंग गिवन है ज़रा उनको देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जी सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। 16 और 17 अलग अलग मतलब नहीं बेटा, ये तो सारे ही ओपनिंग है बेटा, ये पिछले साल के क्लोजिंग हैं, सारे ही पिछले साल के क्लोजिंग हैं जो सारे ही इस साल के ओपनिंग बनेंगे, ठीक है ना। ओके, समझ नहीं आ रही। 17 के एंड पे खड़े हैं और कह रहे हैं 16 का भी रिसीवेबल है और 17 का भी कुछ रिसीवेबल। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 16 में जब फॉर्म हुआ था क्लब, उस वक्त कुछ लोगों को सर्विसेज दी थी, उन्होंने नहीं पैसे दिए थे। कुछ 17 वाले थे, उन्होंने नहीं पैसे दिए थे, तो 17 के एंड पे वो दोनों ही रिसीवेबल हैं। तोड़ के इसने बता दिए, शायद को आगे एडजस्टमेंट करवानी होगी, वरना तो ये इकट्ठा ही लिखा होता 105 रुपये। तो असल में ये 105 रुपये की सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, ठीक है जी। अच्छा, टोटल इसमें फिर उन्होंने ब्रेकअप बताया हुआ है। नेक्स्ट, एडवांस रेंट, प्रीपेड रेंट, प्री पेमेंट होती है ये, ठीक है ना। एडवांस मतलब आप कहोगे एडवांस रेंट तो इनकम के केस में लाइबिलिटी वाला है, तो मैंने कहा भाई एसेट्स में पड़ा है। एसेट के अंदर एडवांस रेंट का मतलब, एसेट के अंदर अगर रेंट पड़ा होता तो रेंट रिसीवेबल होता, अगर इनकम वाला होता। एडवांस रेंट तो फिर इनकम नहीं ना है, वो तो लाइबिलिटी है। तो ये, और वैसे भी चलो माना कि यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि रेंट कौन सा है, इनकम वाला या एक्सपेंस वाला, तो आगे जाके जब एडजस्टमेंट पढ़ोगे ना, एडजस्टमेंट नंबर 8, क्लब ऑपरेट्स फ्रॉम अ रेंटेड प्लेस, द रेंट इज पेड एंड सो ऑन, यानी कि हमने किराया देना है, तो वो रेंट एक्सपेंस की बात ही है। और अगर एसेट में वो एडवांस आ रहा है तो दरअसल ये एडवांस रेंट मतलब प्रीपेड रेंट। एडवांस उन्होंने परेशान करने के लिए लिख दिया, यहाँ पे लफ्ज़ लिखा होता प्रीपेड रेंट तो आप इतनी देर सोचते भी ना, ठीक है ना। तो एडवांस रेंट मतलब क्या होता है? प्रीपेड रेंट। ओके, चल अच्छा, उसके बाद कैंटीन स्टॉक है, यानी कैंटीन ट्रेडिंग एक्टिविटी कैंटीन है, और उसने अलग से रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है, पर हम तो फिर अलग से वर्किंग करेंगे। फिर स्नूकर टेबल्स हैं और फिक्सचर्स एंड फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है, ये दोनों नॉन करंट एसेट्स हैं। ओपनिंग बैलेंस है, ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं, क्योंकि 31 दिसंबर 17 के ये बैलेंसेस हैं और हम 18 में खड़े हैं। 18 का हमने बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ओपनिंग। लाइबिलिटीज में आए, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या होता है? बैंक ही है, पैसे ज़्यादा निकलवा लेते हैं अगर फैसिलिटी हो। ये बात हमने पहले भी कभी की थी, शायद कैश फ्लो में की थी। मैंने आपको कहा था मिसाल के तौर पे हमारे पास बैंक में पड़े हैं 20 रुपये,
और हमने एक क्रेडिटर को चेक लिख दिया 70 रुपये का, तो बैंक से अगर ये फैसिलिटी हमने ली हुई है कि हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर देना, तो क्लोजिंग 50 की लाइबिलिटी नजर आने लग गई। हमने हमारे बिहाफ पे बैंक ने पे किया 70, 20 हमारे पास पड़ा था, तो 50 उन्होंने अपने जेब से पे कर दिया, वो हमने वापस करना है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो ये बैंक एसेट नहीं रहता, लाइबिलिटी बन जाता है, और बैलेंस शीट के अंदर ये नजर आता है लायबिलिटीज। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में है, तो इसका मतलब जब हम लेजर ओपन करेंगे, या जो लेजर बना होगा ऐसे आज लेजर भी नहीं बना हुआ रिसीट पेमेंट वाला इस सवाल में, वो भी बनाना पड़ेगा। आपको पता लगेगा कि वो रूल के तौर पे क्यों लिखवाया था। बहुत बड़ी सहूलत होती है अगर पर्चे के अंदर रिसीट पेमेंट वगैरह या कैश बैंक वगैरह बना के दे दे, बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाता है। आज वो भी बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि जब बैंक का लेजर हम बनाएंगे तो उसका ओपनिंग हमने लायबिलिटी साइड पे लिखना है जो सवाल में गिवन है, ठीक है। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, वो तो एक ही लेजर बन रहा होता है, एरियर एडवांस उसी में आ जाता है। सारे ओपनिंग है, ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेज हैं, ये सारे ओपनिंग है, इसमें कोई क्लोजिंग अभी तक नहीं है, क्योंकि पिछले साल के क्लोजिंग एसेट्स लायबिलिटीज हैं। फिर एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी पेएबल है, कैंटीन वेजेस पेएबल हैं, लायबिलिटी में जो पड़ी हैं। फिर कैंटीन क्रेडिटर्स हैं, ये सब कुछ हमारे पास गिवन है ओपनिंग्स में, यानी इनके लेजर तो ओपन होंगे ही होंगे। और अगर कोई इनसे बच गया और एडजस्टमेंट में आ गया, उसका भी लेजर ओपन करेंगे, उसका ओपनिंग या क्लोजिंग अगर हो तो, ठीक है। अच्छा, बैलेंस नहीं हो रही बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट पूरी है ही नहीं, इसमें फंड्स लायबिलिटीज वगैरह, फंड्स हैं ही नहीं, लायबिलिटीज और एसेट्स सिर्फ दिए हैं उन्होंने, ठीक है। ये कुछ नहीं बताया था, अभी फिर बात कर लेते हैं जब इसके एडजस्टमेंट पे जाते हैं। वैसे मैंने सिर्फ ये बताया है कि हम इधर ये डाटा इस दिन का दिया हुआ है, और इस दिन खड़े होकर ये कह रहा है कि टोटल 105 रिसीवेबल है, जिसमें से कुछ 16 का भी नहीं आए हुए, कुछ 17 के भी अभी नहीं आए हुए, तो ये हो सकता है ना, बस यही बोला था, ठीक है। एडजस्टमेंट करेंगे ना, तफसील से इस पर बात करनी है फिर, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है एडिशनल फॉर्मेशन में सम ऑफ द बैलेंसेज ऑन 31 दिसंबर 18, कुछ क्लोजिंग दे दिए जी उसने, सारे क्लोजिंग नहीं दिए। जैसे फिक्स एसेट्स वगैरह हैं, उनकी क्लोजिंग हमें खुद निकालने पड़ेंगे। ऐसे ही जो और लेजर्स ऊपर ओपनिंग है नीचे नहीं है क्लोजिंग, तो या तो ख़त्म हो गए या उनके क्लोजिंग हमें निकालने पड़ेंगे। उसने कुछ एक बता दिए, जिनमें सब्सक्रिप्शन इन एरियर है 18 की, 18 के साल में खड़े हैं, तो 18 देखो, चलो छोड़ो, देखो नहीं, बाद में करते हैं। बहरहाल 18 के साल में खड़े हैं, तो 18 के साल का क्लोजिंग एरियर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रिसीवेबल है, यानी 18 में ये सर्विसेज दिए हमने और ये पैसे रिसीव नहीं हुए। ओपनिंग डेट पर 105 का रिसीवेबल था, क्लोजिंग डेट पे 30 रुपये का रिसीवेबल है, अगर बाकी एडजस्टमेंट ना दी हुई हो तो, ठीक है। आगे वो कहता है कैंटीन स्टॉक है, क्लोजिंग इलेक्ट्रिसिटी पेएबल है, क्रेडिटर्स हैं, ये कुछ 4 एक उसने सिर्फ क्लोजिंग हमें दे दिए, ठीक है। तो सही है, बाकी कहाँ हैं, अब बाकी खुद ढूंढेंगे वरना निकालने पड़ेंगे, ठीक है। फिलहाल तो 4 ही हैं। आगे कहता है पॉइंट 2 में ब्रेकअप ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 18, वो जो रिसीट पेमेंट में डेबिट साइड पे नज़र नहीं आती थी फिगर, वो है, उसके बारे में क्या कह रहा है। अच्छा, ये क्लब मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू राइट ऑफ द रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन, ये जगह मैंने ज़रा मिटा दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या लिखा, वरना किताब पे देख लेना, ठीक है ना। वैसे ही ज़रा टोटल करवाओ मुझे, टोटल करवाओ ज़रा इन तीनों का, 1055। ये भला क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है, आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते थे, इसमें आप कहते थे जी ओपनिंग रिसीवेबल है, ओपनिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस है, क्लोजिंग रिसीवेबल है, और ये कैश, ये रिसीट पेमेंट डेबिट साइड पर होता था, आप एंट्री करते थे कैश एंड बैंक डेबिट, मैं बैंक ही कह रहा हूँ, कैश या बैंक, ठीक है, डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट 1055, ये अभी लेजर में जाके लिख दूंगा। ये टोटल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है, ये आज कहीं से नज़र नहीं आया, वजह क्या है, वजह यह है कि आज उसने रिसीट पेमेंट में बना के दिया ही नहीं हुआ, ठीक है, ये रिसीव्ड उसने बताया है। अब मुझे एक बात बताओ, इस बैंक के रिसीट वाले अमाउंट में क्या क्या पड़ा हो सकता है पॉसिबली। एडवांस, भाई ने बोला एडवांस, एडवांस किस साल का इसमें आ सकता है, 18 में आया,
ना 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 बेटा, एडवांस रिसीट के अंदर कौन सा हो सकता है, यही तो बताना चाह रहा हूं। इस साल की रिसीट की फिगर में क्लोजिंग एडवांस हो सकता है, ओपनिंग कभी नहीं हो सकता। रिसीट इस साल की जो हुई है, इसमें अगर कोई एडवांस है 19 का, 18 में खड़े होकर, ये 18 में खड़े होकर हमने रिसीव किया है, 18 में जो पैसे आए, इस 10-55 में अगर एडवांस होगा तो वो 17 का तो नहीं हो सकता ना, 19 का होगा। प्लस इस रिसीट के अंदर ओपनिंग रिसीवेबल भी हो सकता है। 17 के अंदर जो रिसीवेबल था, रिसीव नहीं हुआ, 18 में वो रिसीट में पड़ा हो सकता है। तो बोलो, और सबसे ज्यादा जो चीज होगी नॉर्मली जो होती है वो क्या है, इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम। नॉर्मल भी तो होता है ना भाई, सब नॉर्मलिटीज को हम देख लेते हैं और नॉर्मल चीज हम देखें ही ना। तो 18 में आने वाले पैसों में सबसे ज्यादा तो 18 की ही इनकम होगी, जो सर्विसेज दी पैसे आ गए। कुछ एडवांस भी हो सकता है 19 का इस साल रिसीव किया हो, और कुछ हमने पिछले साल का रिसीवेबल जो था इस साल रिसीव किया हो। इस फिगर के अंदर ये सब पड़ा हो सकता है। मैंने नहीं कहा कि आप ये पढ़ो, मैंने सिर्फ ये बताया आपको बगैर उसको पढ़ाए। ये बात समझ आती है? तो बोलो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग 18 में 18 की इनकम तो होती ही होती है, प्लस 17 का कोई रिसीवेबल था वो भी इधर रिसीव हुआ है तो वो भी इसमें पड़ा होगा, प्लस 19 के कोई एडवांस में ले लिए हैं पैसे तो वो भी इसी में पड़े होंगे। ये बात समझ आती है? तो ये तीनों ही चीजें इसमें हो सकती हैं, ठीक है, इस फिगर के अंदर ये तीनों ही चीजें हो सकती हैं। ओके, ये बात समझ आ गई? 18 में जो पैसे आए उसमें 18 की इनकम भी हो सकती है, सवाल बताएगा तो फिर ही करेंगे, ठीक है। इसमें 18 की इनकम भी हो सकती है, 18 में रिसीव हुआ 18 की इनकम, वो तो नॉर्मली होता ही है। इसके अंदर 17 का रिसीवेबल भी हो सकता है, इसके अंदर 19 का एडवांस भी हो सकता है। मेरा अगला सवाल, क्या इसमें 18 का रिसीवेबल हो सकता है? इस रिसीट में 18 की रिसीट में 18 का रिसीवेबल हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो रिसीव हो जाता तो रिसीवेबल होता। अच्छा, इस रिसीट में क्या ओपनिंग एडवांस हो सकता है? ओपनिंग एडवांस का मतलब ही क्या है? पिछले साल पैसे आ गए थे, पिछले साल से रिलेट नहीं करते थे, तो वो तो पैसे ही पिछले साल आ गए हुए हैं। इसका मतलब ये तस्वीर फाइनल है। ये फिगर इधर नहीं हो सकती, ये फिगर इधर नहीं हो सकती। क्यों? समझ आइए ये बात। अगर मैं खड़ा कहां पे हूं? मैं 2018 में खड़ा हूं ना बच्चों, 2018 में। तो 2018 में खड़े हैं तो क्या 2018 के रिसीवेबल इस रिसीट में शामिल होगा? क्या 2018 का रिसीवेबल इस कैश रिसीव्ड में शामिल होगा? अगर शामिल होता तो रिसीवेबल होता, ये तो नहीं आ सकता इस फिगर में। ये तो होगा इनकम कमाल ही है, ऐसे नहीं आया तो वो रिसीवेबल। ये बात समझ आ गई? ये रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड में क्या ओपनिंग एडवांस हो सकता है? ओपनिंग एडवांस हो सकता है? नहीं, वो मतलब वो तो पिछले साल आया था कैश में, जो उस साल सर्विसेज नहीं दी थी तो ओपनिंग में एडवांस बना था, तो वो इधर नहीं हो सकता। यानी ये दोनों फिगर्स इधर नहीं जा सकती ना तो ये यहां पर आएगा और ना ये। मैं पूरा लेजर नहीं बना रहा इसलिए अलग से समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो फिर ये तस्वीर फाइनल हो गई। इस साल 18 में अगर कोई पैसे सब्सक्रिप्शन के आए तो पॉसिबली 3 तरह की चीजें उसमें पड़ी हो सकती हैं। या 18 से पहले का रिसीवेबल जो रिसीव हो जाए, या 19 का पैसा 18 में ले लिया एडवांस, या नॉर्मल 18 वाली इनकम 18 में। ये फाइनल तस्वीर है। कोई सवाल है तो पूछें। है कोई सवाल? इस साल का एडवांस है ना, तस्वीर फाइनल है। और बोलो, और थोड़ा सा लेट आया ना इसलिए जी। ये फाइनल तस्वीर है। कोई सवाल? क्लियर है ये बात क्लियर है तो फिर मसला हल है, आगे कुछ नहीं है मसला, ठीक है। चलें आगे। अब वो 10-55 के बारे में क्या कह रहा है? वो कहता है 10-55 में जो रिसीट है, ये क्या है? रिसीव्ड ड्यूरिंग 18। ये पैसे 18 में आए हैं। मैंने इसलिए तो ये इस तरह से बनाया, 18 के लेजर में ये बैंक की फिगर ऐसे ही आना है, ठीक है ना। अब आगे वो कहता है ब्रेकअप ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीट इज एज फॉलो। इसके अंदर 17 से रिलेटेड भी 60 रुपए पड़े हैं। इधर देखो, मैं लेजर बना रहा हूं, दोबारा बनाना है उधर, लेकिन सिर्फ 60 नहीं, वो बाद में देखते हैं, ठीक है ना। यानी 17 से रिलेटेड कितना नजर आ रहा है? 60। और 19 का एडवांस कितना ले लिया है? ओए, कितने गुस्से वाला हाइलाइटर। 19 का एडवांस कितना पकड़ लिया है?
तो यही तो मैंने अभी आपको कहा कि इस 10-55 में ये दोनों पड़े हो सकते हैं, वो कह रहा है पड़े भी हैं। ठीक है, अगर यूज़ करना पड़ेगा तो ये यूज़ कर लेंगे फिगर्स को। और मेन वही चीज़ कि 18 की इनकम तो रिसीव होती ही है नॉर्मली, तो ये 920 तो वो वाला हो गया। तो ये तीनों चीज़ें ही इसमें हो सकती थी, सवाल में तीनों ही उसने अलग अलग करके बता दी। यहाँ तक कोई मसला, ये बात समझ आती है? अच्छा, अब ज़रा वापस आओ इधर। 16 में कुछ, ये 16 और 15 मिक्स होगा इसलिए मैं 2016 बोलता हूँ। 2016 में हमने 15 रुपए की सर्विसेज दी थी, वो पैसे नहीं आए थे। 2017 में भी वो नहीं आए, तभी तो 17 में भी रिसीवेबल है। और 2018 में भी वो नहीं आए। 2016 वाले 15 रुपए अभी तक रिसीव्ड नहीं है। आगे ना पढ़ो, आगे ना पढ़ो, आगे तो मैं वो बाद में बताऊंगा ना। अब शक पड़ गया, हो सकता है ये बंदे सर्विसेज लेके 9-2 बाहर के मुल्क में चले गए। फिर अगली बात, 17 में कितने, 16 की बात समझ आ गई? 16 के साल में सर्विसेज दी थी, अगर 16 में वो पैसे आ जाते तो 16 में रिसीवेबल ना बनते। आपको सर 17 में आ गए होंगे, भाई 17 में आ गए तो फिर 17 के क्लोजिंग डेट पर भी ये रिसीवेबल ना, तो ये 15 रुपए ऐसे हैं जो 16 में भी रिसीवेबल थे, 17 में भी रिसीवेबल थे, 18 में ओपनिंग में रिसीवेबल में पड़े हैं बोलो। यानी यहां पर मैं 105 लिखूंगा, 105 टोटल, जिसके अंदर 2016 वाला 15 पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से 2017 के अंदर भी हमने कुछ सर्विसेज दी थी और पैसे नहीं आए थे। वो रिसीवेबल कितने थे? 90। उनमें से 60 आ गए हैं, 30 उनमें से भी नहीं आए। यानी 15 2016 से रिलेट करने वाला रिसीवेबल और 30 2017 से रिलेट करने वाला रिसीवेबल, ये इस साल में अभी तक रिसीव नहीं हुआ। अगर इससे आगे सवाल चुप होता तो हम कहते ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर रिलेटिंग टू 2016 एंड 17। रिमेनिंग जरा माजरत मिट गया थोड़ा सा, रिमेनिंग को अंडरलाइन करें, रिमेनिंग। ठीक है, तो रिमेनिंग 2016 का कितना है अभी तक रिसीवेबल? 15 रिसीवेबल था, अभी भी वो रिमेनिंग है, नहीं आया। 17 के अंदर टोटल 90 का रिसीवेबल था, जिसमें से 60 आ गया, तो बाकी रिसीवे इसको देखा और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया ये कौन है। चेक किया उन्होंने तो पता लगा ये तो लोग मुल्क छोड़कर भी भाग चुके हैं, तो इसको अब क्या कर दें? राइट ऑफ कर दें। अब ये इसकी एंट्री मैं पुराने वाली पहले करता हूं। बैड डेट, रिटर्न ऑफ डेबिट, डेटर क्रेडिट, फिर प्रोविजन डेबिट, बैड रिटर्न ऑफ क्रेडिट। तो हमने एंट्री बनाई थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट कितने से? 45 से। ठीक है, अच्छा अब पूरा सवाल पढ़ेंगे ना आप आगे। 0.3 में लाइफ मेंबरशिप है, 0.4 में कैंटीन है, 0.5 में ज़रा ऐसी तेज़ करवा दें, 0.5 में नहीं लिखा हुआ ये, 0.5 में कुछ पेमेंट्स हैं, 0.6 में इक्विपमेंट है, 0.7 में वेजेस हैं, बहुत लंबा सवाल है। 0.8 में क्लब रेंटल की एडजस्टमेंट, एक्रूवल की एडजस्टमेंट है, 0.9 और 10 में फिक्स एसेट्स हैं। ठीक है, नंबर भी थोड़े नहीं है, 21 नंबर का सवाल है। अच्छा, अब पूरे सवाल में इसके अलावा और कोई बात नहीं है, तो क्या कहीं प्रोविजन गिवन है? बोलो, मैं प्रोविजन का लेजर बना दूंगा ज़बरदस्ती आपके कहने पे, लेकिन पहले ये डेटर बैड डेट की एंट्री को तो समझें। या अल्लाह वो ना मिटाया हो साकिब ने, या अल्लाह वो ना मिटाया हो साकिब ने। नहीं बुलाया क्या जाए, मुझे लगता है इसने गेम डाल दी है। चलो कोई ना, मुझे लगता है यहाँ पे मैंने बनाया था जी। अच्छा बेचो बात सुनो, डेटर होता था, डेटर का अकाउंट मैं कहता था जी ओपनिंग लेट से 20 रुपये डेटर, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता था, यहीं पे लिखा हुआ था, मिटा गया जालिम। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, मिसाल के तौर पे ओपनिंग ये 2 रुपये है। ठीक है, अब इस साल में हमने कहा जी सेल्स हुई हैं लेट से 170 रुपये की, कैश रिसीव हुआ है 120 रुपये का,
कुछ बैड डेट्स कुछ लोग भाग गए हैं, उसकी एंट्री करेंगे बैड डेट रिटर्न ऑफ की। डेटर डेबिट 5 कर लें, डेटर डेबिट और वैसे सॉरी डेटर डेबिट कह रहा हूँ, एंट्री बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट, फिर डेटर वहीं पे पड़ा रहेगा और प्रोविजन में बैड डेट को ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, बैड डेट को क्रेडिट करके प्रोविजन में डेबिट। तो हमने एंट्री बना दी थी प्रोविजन डेबिट और दोनों के आगे लिखते यही थे। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंट्री बनती है बैड डेट की, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट, फिर डेटर को ट्रांसफर करते हैं प्रोविजन में, तो एंट्री बनती है प्रोविजन डेबिट बैड डेट रिटर्न ऑफ क्रेडिट। तो हमने कहा था वे 2 एंट्रीज करने की बजाय एक एंट्री डालो प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, यही कहा था ना। अच्छा, अब क्लोजिंग कितना बनता है जरा बैलेंसिंग बताएं जी। 65। तो क्लोजिंग प्रोविजन लेट से आ गई 7 रुपये, लेट से, ठीक है, लेट से 7 रुपये आ गई। अब यहाँ से बैड डेट एक्सपेंस निकलता था, याद है, बैलेंसिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था, बोलो कितना, 10। ये रिवाइज करवाया मैंने आपको प्रोविजन। अब सिर्फ एनपीओ के टॉपिक में आकर ना सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि ये डेटर का लेजर नहीं बन रहा होगा, बल्कि ये चल रहा होगा सब्सक्रिप्शन इनकम का लेजर। सब्सक्रिप्शन इनकम का लेजर होगा जिसमें ब्रॉड डाउन में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल होगी। ये भी तो रिसीवेबल ही था, डेटर क्या होता है, रिसीवेबल ही होता है, ठीक है। सेल की जगह पे हमारे सब्सक्रिप्शन इनकम के अकाउंट के अंदर वो सेल भी इनकम थी, ये भी इनकम है, इसका नाम होता है सब्सक्रिप्शन इनकम, ये आ रही होगी, बाकी सब वैसा ही है, ठीक है। तो इसलिए हमने कोई नई चीज़ नहीं सीखी यहाँ पे आके। अगर बैड डेट आ जाएं तो इस टॉपिक में भी बिल्कुल वही ट्रीटमेंट है जो हमने सीख रखा है आज तक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, ठीक हो गया और सही है। तो इसको ज़रा जल्दी से पिक्चर ले लें इसकी, ताकि आप साकिब मिटा ना सकें। आपके पास आ गई तो फिर तो नहीं ना मिटेगी। वैसे अब क्लास आपकी आखिरी है ना, इसके बाद क्लास नहीं है, तब नहीं मिटाएगा। पहली क्लास वाली हर चीज़ को मिटा देता है, मिटाने वाली को मिटा देता, नहीं मिटाने वाली को भी मिटा देता है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इस चीज़ को चेंज करने लगा हूं, ज़रा देखिएगा। मैं कहता हूं जी प्रोविजन है ही नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविजन 0 है, तो सवाल की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? अगर प्रोविजन ना हो, नोट कर रहे थे बेटा आप, नोट तस्वीर ले ली थी ना सबने। प्रोविजन है ही नहीं, अगर प्रोविजन नहीं है तो पागल थोड़ा ही है प्रोविजन का लेजर बनाने लग जाए। फिर क्या बना, देखो जो बैड डेट था वही एक्सपेंस है, यानी एक्चुअल आ गया, एस्टिमेटेड है ही कोई नहीं। और बात समझ रहे हो? तो अगर सवाल में प्रोविजन का डाटा ना गिवन हो तो ये बनाने की बजाय आप इसी एंट्री को डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट कर देना। प्रोविजन नहीं है तो वक्त बचा लेना, वरना ओपनिंग क्लोजिंग लिखोगे 0, फिर बैड डेट एंट्री करोगे प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, फिर बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो वही बैड डेट ही निकलना है, ओपनिंग क्लोजिंग में प्रोविजन तो है ही कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आज के सवाल में चूंकि प्रोविजन नहीं है तो मैं ये लेजर नहीं बनाऊंगा, सब्सक्रिप्शन इनकम के लेजर में बैड डेट की एंट्री करूंगा, जिसकी एंट्री डायरेक्ट मैं प्रॉफिट एंड लॉस में फेंकूंगा 5 रुपए से। बैड डेट एक्सपेंस बोलूंगा उसे, कोई बात, ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम का लेजर क्रेडिट। क्लियर है ये बात? लेकिन ये तब काटना जब ओपनिंग, और अगर सवाल में यूं लिखा होता दे मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ 5%, आ सकता है, ये आ सकता है, ये ज़हन में रखना, ये आ सकता है, अभी तक नहीं आया, आ सकता है, ठीक है। तो लिखा हो दे मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल एट 5%, अगर ये लिखा हुआ है तो ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविजन आएगी, फिर ये बैड डेट इधर आएगा, फिर एक्सपेंस की फिगर निकलकर फेस पे जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक को मसला है तो बताएं, नहीं है बोलो। तो फिर ये तो अब आसान सी बात ही होगी ना। टोटल रिसीव कितना हुआ है? 1055, जिसमें से 105 जो ओपनिंग रिसीवेबल था उसमें से सिर्फ अभी 60 आया है, ऐसे ही है ना। तो 105 में से अगर 60 आया है तो बाकी 45 नहीं आया, उसी की बात ही कर रहे थे। वो 45 हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। लेकिन इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लेजर में फेंकने की बजाय मैंने क्या कहा है, इसको डायरेक्ट बना दो बैड डेट एक्सपेंस और इसको ले जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वजह यह है कि आज के सवाल में कहीं पे हमें प्रोविजन नजर नहीं आ रही, प्रोविजन नहीं दिख रही, तो हम भी उसको डायरेक्ट ही एक्सपेंस बना लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? तो इधर देखो, इधर देखो, ये पूरी बात अगर सामने आ जाए आपके ऐसे,
105 रिसीवेबल था, जिसमें से 60 इधर रिसीव हो गया, बाकी रह गया 45। वो 45 की एंट्री आप यहां पे कर दोगे कि जी वो अब नहीं आना, वो बैड डेट हो गए। ओके, ऐसे भी सवाल वहां बनाते हैं, अभी बनाना है, ठीक है। वो लेजर अभी, ये लेजर अभी बनने लगा है, तो सारी डिस्कशन पहले कर ली, वहां 1 मिनट में बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी 920 इसमें पड़ा है, बोलो, पड़ा है ना, पढ़ा रहे। बाकी इसमें 75 भी पड़ा है। ओए होए 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 होए, वो तो इधर आना चाहिए था। क्लोजिंग एडवांस उसने बताया था ऐसे, ठीक है। और क्लोजिंग रिसीवेबल वो ऊपर बता के आया हुआ है, वो यहां पे आ जाएगा, और ठीक है ना। तो इस तरह से लेजर बनना था। अगर किसी ने पिक्ट्यूरे लेनी है तो ले ले, मेरे ख्याल में तो ये लेजर ही बना लेते हैं हम डायरेक्ट जाकर, बात तो खत्म हो गई है सारी, ठीक है। करें शुरू, करें पोस्टिंग। ले जी, सवाल शुरू हुआ। पॉइंट नंबर एडिशनल, सारा डाटा मैंने फेंक लिया ना पहले वाला, कि रहता है अभी। अच्छा, सवाल शुरू ही नहीं किया हमने अभी। ओ माय गॉड, आगे भी बढ़ो, आगे जरा देखते हैं, वो एडजस्टमेंट साथ साथ देखेंगे। पॉइंट 3 में लाइफ मेंबरशिप है, अलग से समझाऊंगा पहले, फिर यहां अप्लाई करेंगे। पॉइंट 4 में कैंटीन रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है। पॉइंट 5 में सम पेमेंट्स हैं। आज कोई रिसीट पेमेंट नहीं बना हुआ, मैं वहां से नजर आती, पेमेंट्स आज यहां से नजर आ रही हैं, और डबल एंट्री पूरी पास करनी पड़ेगी। रेलेवेंट लेजर डेबिट करके ये एक्सपेंस क्रेडिट, ये कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा, कैश का लेजर आज बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये पेमेंट्स हैं, मुफ्त के नंबर है। नेक्स्ट, इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट है, बड़ी सिंपल सी है। 7 भी सिंपल, कैंटीन वेजेस। अच्छा, कैंटीन वेजेस और सैलरीज दो डिफरेंट चीजें हैं, मिक्स ना करो। सैलरीज, वायलन फैमिली क्लब है ना नाम, वायलन फैमिली क्लब के मुलाजमों की सैलरीज हैं। जब मैंने कहा था जो खामोश है वो नॉर्मल एक्टिविटी में डालना है हमेशा, यानी कि जो उनका है काम। तो उसने क्लब हाउस, ये कैंटीन के लिए उसने वेजेस अलग से बताई हुई हैं, कैंटीन वेजेस, तो बस वो वही हैं। बाकी सैलरीज नॉर्मल है जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ थे हम जी। उसके बाद पॉइंट 8 में एक्रूवल की एडजस्टमेंट है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। जाहिर है मैंने करवानी तो है ही, लेकिन आप कर सकते हैं। एक्रूवल की एडजस्टमेंट है ज़रा मज़े की, अंग्रेज़ी की मार है। 9 और 10 में सिंपल फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनके अंदर कोई डेप्रिसिएशन है, कोई डिस्पोजल वगैरह है, ये सारा कुछ है। सवाल ज़रा लेंथी है, लेकिन देखते हैं जितना हो सका इफेक्टिवली, वैसे हो जाएगा। अगर 1-2 पॉइंट्स, एक आधा पॉइंट तो यहाँ पर जो अड़फस आई थी मैंने पहले ही अब कवर कर लिया, तो थोड़ा सा मैं भी सीख जाता हूँ ना आप क्लास लगाते हुए। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं काम। सबसे पहले पता लग गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, मोबाइल रख के पता लग गया हमें। तो इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है इनकम्स और एक्सपेंसेस, ऊपर नाम शाम लिख लेने हैं आपने। वायलन फैमिली क्लब, इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। ये जरा तरतीब नंबरों के आगे पीछे, माफ कर देना इसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, बैलेंस शीट में ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, पता नहीं ये किसने लिखा, माइनस डेफिसिट। इस तरह सिर्फ सरप्लस ही लिखना है हमने लिखना हमेशा सरप्लस ही है। और अगर सवाल में एंड पे डेफिसिट आ जाए तो फिर एंड पे ब्रैकेट लगा के हमने डेफिसिट लिख देना है, और ब्रैकेट में उसको लिखकर आगे माइनस शो कर देना है, ठीक है ना बच्चों। ओके, अच्छा, ऊपर नजर आ रहा होगा आपको, लिखा हुआ है वायलन फैमिली क्लब बैलेंस शीट, वेलकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 18। फिर फंड्स में ओपनिंग जनरल फंड और सरप्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग जनरल फंड। लेकिन इसके नीचे आज आपने 1-2 लाइनें छोड़ देनी है। एक नया आइटम आ रहा है, लाइफ मेंबरशिप फंड। ये लाइफ मेंबरशिप फंड एक स्पेसिफिक फंड है, जनरल फंड में इसको नहीं रखते, इसको अलग से फेस पे शो करते हैं, बट लाइबिलिटीज से ऊपर करते हैं ताकि करंट नॉन करंट वाला रोला ना पड़े, बस फंड होता है ये, ठीक है। अच्छा, फंड्स भी एक, जनरल फंड भी एक लाइबिलिटी ही है। लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, लोगों ने चंदे दिए हैं, ज़कात दी है, अतियात दिए हैं, फितराने दिए हैं, उनको जहां इस्तेमाल करना है वहां करना है, अपनी जेब में डाल लेना, ठीक है। ये भी लाइबिलिटी है एनपीओ के ऊपर, क्यों भाईजान, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ देनी है, आगे लाइबिलिटीज़ हैं। सवाल में कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नज़र नहीं आई थी, ठीक है, सिर्फ करंट लाइबिलिटी हैं। 5-7 लाइनें छोड़कर एसिड्स हैं, फिर बाकी का सफ़ा छोड़ दें। ये फॉर्मेट बन गया, सवाल पढ़ते हुए पता लग गया है ट्रेडिंग एक्टिविटी हमारी है, ठीक है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है
उसके रिजल्ट्स भी ऐसे हम अलग से लिख लेंगे। ठीक हो गया जी? ओके, अब फॉर्मेट बन गया, शुरू करें अब काम। चलो जिन जिन पे आओ, ये सारे ही जिन हैं, इन सबको लेजर में ले जाओ, लेकिन सिर्फ ओपनिंग्स हैं, क्लोजिंग्स नहीं जी। शुरू हो जाओ भाई। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन का लेजर बनेगा। सब्सक्रिप्शन लिखने की मैंने कोशिश की थी, पता नहीं क्या लिखा गया। सब्सक्रिप्शन इनकम, इनकम लिख लेते होते हैं हम आसानी के लिए। ओपनिंग है 105, कैसे बना? 16 नहीं 15 जमा 90, ये मैंने लिख भी दिया ऐसे, और ये 105 ओपनिंग। एरियर था ना? ठीक है, अगला चेक करते हैं। नेक्स्ट, एडवांस रेंट, प्रीपेड रेंट। तो रेंट एक्सपेंस का लेजर ओपन कर लेते हैं जी। अच्छा, नंबरिंग अब सीधी कर ही लेते हैं मेरे ख्याल से। 3 4, बच्चे परेशान हो जाएंगे, उनको मैंने एंड पे लेना है तो उनको। चलें 6 7 8 ना, आपने ऐसे ऐड नहीं करना पर्चे में। अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन के बाद रेंट, रेंट एक्सपेंस है, पता चल गया हमें, ठीक है ना? एक्सपेंस है, तो प्रीपेड है, एडवांस है, कितना? 24। नेक्स्ट, कैंटीन स्टॉक है, और फिर 2 अदद फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो कैंटीन स्टॉक नंबर 4, कैंटीन स्टॉक, ओपनिंग 215। नेक्स्ट जी, स्नूकर टेबल्स हैं, फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट हैं, तो यहीं पर ही चलो बना देते हैं अब। नंबर 5, क्रेडिटर्स ना आ जाए इधर, आगे क्रेडिटर्स आ रहे हैं, चलो ये जगह उसी के लिए पड़ी रहे, कैंटीन क्रेडिटर्स को यहाँ रख लेंगे, ठीक है ना? ये दोनों दोस्त इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। फिक्स एसेट यहाँ पे बना लेते हैं जी। स्नूकर टेबल नहीं, फर्नीचर नहीं, एक साथ ना बनाओ, वैसे बन भी सकता है, लेकिन बैलेंसेस अलग अलग हैं, फिलहाल अलग अलग मुझे चलाने दो। एक साथ बन सकते हैं, एंड पे फिर मैं आपको कहूँगा एक साथ बनाने हो तो ऐसे बना लेते हैं, फिलहाल अलग रखने दो मुझे, मेरे जैसे भी बैठे होते हैं। अच्छा, तीसरा चेक करने लगा हूँ, क्या है जी? स्नूकर टेबल है पहले, ठीक है? तो स्नूकर के पट्टे हैं भाई, कह रहे हैं स्नूकर टेबल्स, स्नूक टेबल नहीं, स्नूकर टेबल्स, और बुक वैल्यू पर ये लेजर बना लेंगे। अच्छा, मार्कर मिल गया एक। ओके, ओपनिंग बताएं, ये बुक वैल्यू है, ऐसे ही है, बैलेंस शीट में बुक वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ये भी बुक वैल्यू पे बना लें। ओपनिंग बताएं। हाँ, ये कौन सा मैंने पूरे कर सकते हैं, ये तो एंड पे आपको बता देना बस, ये तो कर ले यार, रिलैक्स होके कर, क्यों परेशान क्यों हो रहा है जी? एसेट साइड ओवर, रिलैक्स होके, ठीक है ना? ऐसे खाएगा तो कोई सांस वाली नाली में जाएगा, कोई उधर, कोई मसला नहीं, यू कैन टेक इट इजी। एसेट्स आ गए, बस बोलना नहीं है, तंग नहीं करना मुझे, जो मर्जी करते रहे यहाँ बैठ। लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का लेजर बनेगा, लेकिन जरा खुली थां दें इसको, खुली थां, जगह, प्लेस। बैंक ही लिख देता हूं मैं, फिर बैंक ही लिखना जाहिर है सर, बैंक ही लिखा हुआ है, लेकिन ब्रॉड डाउन देखो, बैंक के लेजर का नाम नहीं बदलते हम, बचपन से सीखा हुआ है। हाँ, बैलेंस शीट में लिखते वहां पे लिख देंगे करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना? लेकिन बैंक का लेजर बैंक का ही रहता है, वो बस पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव, नॉर्मल की बजाय एबनॉर्मल बैलेंस शो करता है। मैं इसको, इसका नाम बदल के बैंक ओडी नहीं कर दूंगा, ये याद रखना जिंदगी में जी। अच्छा, फिर किधर आएगा? हाँ जी, ठीक है बेटा, चलें आगे। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 18, 17 के एंड पर एडवांस सब्सक्रिप्शन 18 की होनी थी ना, तो ये ओपनिंग है, ओपनिंग एडवांस कितना है जी? 45। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी है, वेजेस हैं, क्रेडिटर्स हैं, ऐसे ऐसे ऐसे।
ठहरे ठहरे, 5 में तो लिखना ही है। मैं कह रहा हूँ वेजेस और क्रेडिटर्स और ये सारे ना ऐसे छोटे छोटे करके यहीं बना लेते हैं। इसको नंबर 10 कर लें। यहाँ आप देखना पाकिस्तानी कौम जैसे सेटिंग करनी है, गुजारा करना है ना, गुजारा। वेजेस, कैंटीन, सर जी लेजर ही शुरू तो करें फिर ख़त्म करें। कैंटीन वेजेस, ओपनिंग कितना है जी 11। क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी है, एक्सपेंस निकाल के यहाँ ले जाएंगे, लेजर तो बना दो। ठीक है, मुझे लग रहा है बैंक का सर उड़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पिछली क्लास में जो लेजर उधर बना था ये कम से कम एक तो इधर आ जाए ना जी। एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, और ये पेएबल है कितना 23। और उसके बाद बैंक का लेजर बना लो। वेजेस तो आ गई ना बेटा, 11 लिख दी है मैंने। ठीक है, अब बैंक का लेजर बना लो। चल भाई बैंक, अब तेरे पास खुली जगह, अब गुजारा कर लें। यहाँ तक बच्चे तंग होते हैं, नहीं तो मैं समझा रहा हूँ से आप परेशान हो। नंबर 10 ब्रॉड डाउन। देखा आप, अब 2 दफ़ा लिखा मैं आपके लिए, समझ आ गई आपको बेटा? अच्छा, है कुछ रह गया कुछ नहीं? क्रेडिटर रह गया 118। खांटीन क्रेडिटर्स, ओपनिंग 118। चल लो भाई, एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहली एडजस्टमेंट हमने कर लिया, अब इसका क्या रह गया? सम ऑफ द बैलेंसेस, ये तो क्लोजिंग है। सम ऑफ द बैलेंसेस ऑन 31 नंबर 18 एज फॉलो, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, क्लोजिंग रिसीवेबल कितना 30। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? चलो कैंटीन स्टॉक 247। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी पेएबल 35। कैंटीन क्रेडिटर्स 142.1 इज ओवर। तो आसान नंबर भी होते ही हैं, मुश्किल सवाल था हालांकि, लेकिन आसान नंबर हैं। लेकिन देखो उसमें मुश्किल क्या थी, ये लगा बच्चों को मुश्किल, ये हर दफ़ा पढ़ाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फंड बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो 1-2 चीज़ें तो फिर होती हैं जो परेशान करती हैं, वो बाद में देखते हैं। वैसे परेशान नहीं करेगी जो बच्चा फाइटर होगा, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत दफ़ा कह दिया। अब तो आप यूँ समझें आप प्रेप लीव में हैं इस वक्त, और ये आपकी तैयारी चल रही है, बस थोड़ी देर क्लास पढ़ने आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है ना। आपने ये जो टर्म टेस्ट का आपको डिस्काउंट मिला है पीपीई का, ये भी एक मौका समझें। ठीक है, ये मौका है, ये वो ट्रेनिंग है जो जंग से पहले हो रही है। ये छोटी जंग है, मॉक फिर उससे बड़ी जंग है, और आई कैप तो जंग अजीम 4। ठीक है, वो 4 पहले पेपर भी दिया होगा ना एक आधा कोई, इससे पहले भी तो एक आधा पेपर दिया ही होगा, तो 3 तो गुजर गई होगी, 4। ठीक है जी। कितने पेपर इससे पहले को? पहला पेपर है ये, तीसरा तो फिर तो ये तो जंग अजीम 5 या 6 होगी हैं। ठीक है, अच्छा पहले बहुत 2-3 जंग अजीम आप लड़ चुके होंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ब्रेकअप ऑफ रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इज एज फॉलोज। 17 में 17 का 60 रिसीव हो गया, 18 का 920 और 19 का 75। भाई ये 60 और 920 इनको तो यहाँ पड़ा रहने दो ना। ये इसमें से 60 आ गया और इसका 920 आ गया, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें जो 75 पड़ा है ना, हमें इस पे एतराज़ है। इसको क्लोजिंग एडवांस में लिख लो। ठीक है, तो क्लोजिंग एडवांस इसने ऐसे बताया हुआ था 75। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। उसके बाद कहते हैं, ये सारी बात चूंकि डिस्कस हो गया, अब इसलिए मजीद अब इस पर क्या टॉर्च डालें। क्लाउड मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द रिमेनिंग, ये रिमेनिंग लिखा हुआ, रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन इन रिलेटिंग टू 16 एंड 17, और ये हमने देखा टोटल 45 बना था। अब इसकी एंट्री वैसे तो है प्रोविजन डेबिट और डेटर क्रेडिट, लेकिन चूंकि प्रोविजन है नहीं इसलिए मैं ये एंट्री डायरेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल प्लस एस्टिमेटेड जाते थे, एस्टिमेटेड तो है ही नहीं।
तैयारी पूरी करा दी आपको कि अगर पर्चे में प्रोविजन दे दे तो फिर नॉर्मल जैसे करते थे वैसे ही करना, लेकिन चूंकि प्रोविजन नहीं है, पूरा सवाल पढ़ लिया है, तो फिर सिंपल बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट कितने से जी 45 से, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट, ये डेटर ही होते हैं ना, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस जी 45, दोनों बराबर, ऐसे हसीन इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। ये ना पर्चे में कहो जो ओपनिंग एडवांस होगा ना बस वही बैड डेट हुआ करेगा, है ना। ओके जी, पॉइंट 2 इज ओवर। को मसला है तो पूछ लें, को मसला है तो पूछ लें। अब एक ऐसी चीज पे जाने लगा हूं जो साकिब को पता ही नहीं होगी कि वो लिखी थी हमने, इसलिए वो नहीं मिटाई होगी उसने, देखना। देखा, नहीं पता चला इसको, लेकिन ये मिटाना था, जो मिटाना था वही कहा ना आपको। अच्छा बच्चों, लेजर नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो किताब का सफ़ा है ना उसमें ये एंट्रीज हुई हैं। सफ़ा ओपन कर लेना 813 बाद में। अभी फ़िलहाल ये सॉल्यूशन मैं छुपा रहा हूँ। ये ना को 3 एक ऑप्शंस हैं, जल्दी करो, जल्दी से छुप जाओ, बच्चे देखने लगे हैं। आपने नहीं देखना जी इसको, ठीक है ना, बाद में घर जाके देख लेना। ओके अच्छा, लाइव मेंबरशिप होती क्या है? कभी कभी ऑफर दी जाती है अपने मेंबर्स को कि आप मंथली या क्वार्टरली एनुअली सब्सक्रिप्शन देने की बजाय ज़्यादा सारे पैसे एक ही बार इकट्ठे दे दें और लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लें। फिर आप 1000 साल जिए, आपसे हम दोबारा सब्सक्रिप्शन नहीं मांगेंगे। वैसे मेरे आप जैसे को नहीं देंगे, ये नॉर्मली 50-60 साल से ऊपर वाले को ऑफ़र करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है ज़रा इनकी यूज़फुल लाइफ ज़रा ज़्यादा है, उनकी यूज़फुल लाइफ ज़रा कम होती है। वैसे तो अल्लाह का काम है भाई, देखो मतलब कब्र तो हर उम्र की मिलती है ना कब्रिस्तान में, तो दुनिया में आने की तरतीब है, जान दी थोड़ा ही है कि ये दादाजी बैठे हैं तो पोता मार ही नहीं सकता, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन क्लब वालों ने तो यही सोचना है ना कि ज़्यादा चांसेस किसके जाने के हैं, जो 50+ है, ठीक है। वैसे मैं कह रहा हूँ ये कोई बात नहीं, यहाँ पे तो सवाल के अंदर तो बस मेंबरशिप है तो है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ नॉर्मली ना ये 50 साल से प्लस जो लोग होते हैं ना, लाइफ टाइम मेंबरशिप नॉर्मली उनको मिलती है, नॉर्मली, बाकी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अच्छा यार, सिर्फ स्नूकर क्लब भी तो नहीं होता, और मतलब आप देखें स्पोर्ट्स क्लब के अंदर और बहुत सी स्पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन, by paying lifetime membership amount a person becomes member for whole life, ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल होल लाइफ, पूरी जिंदगी जो बाकी है, ठीक है। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड 1000, ये 1 मिलियन लिखा मैंने, 1000 कर दिया, 1000 ईच फ्रॉम 2 लाइफ मेंबर्स इन 2012। ईयर एंड इज 31 दिसंबर। प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज फॉर 12 और 13 अंडर फॉलोइंग। मैं सिर्फ ये करवा रहा हूँ, बाकी 2 बिल्कुल सिंपल हैं और यही प्रैक्टिकली आता भी है, ठीक है। बाकी समझा देता हूँ। वैसे बेसिकली ना, जिस दिन ये 12 में फंड पहले कोई नहीं था, फंड इज अ लाइबिलिटी जस्ट लाइक लाइबिलिटी, मैं इसको यूं कह रहा हूँ, जस्ट लाइक, नहीं लाइबिलिटी नहीं बल्कि जस्ट लाइक डेफर्ड ग्रांट। याद आया? जब रिसीव करते थे तो लाइबिलिटी बनाते थे, आहिस्ता आहिस्ता इनकम, जब रिसीव करेंगे तो फंड बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इनकम। लो, ये एडजस्टमेंट है, बस किया होना ज़रूरी है, एक बार चीज़ को देखा होना, पता होना ज़रूरी है। पर्चे में तो ये आ जाए मसला ही कोई नहीं, ठीक है। अब ओपनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि 12 के अंदर ही ये मेंबरशिप हमने पहली बार ऑफर की है, उससे पहले का तो कोई बता नहीं रहा। 2 बंदों से 1000 ले लिया हमने, तो कितने लिए, किस साल में लिए, क्या एंट्री करोगे?
इसको पूछने दो, क्या एंट्री करोगे? कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट कर दें। एक ऑप्शन है ये भी लिखा हुआ उन्होंने, लेकिन ये सही नहीं है। ये क्या बात हुई, 10 साल 15 साल सर्विसेज देने नजर आ रहा है, देंगे तो आज सारा इनकम में क्यों डालें? ठीक है, ये तो नहीं है। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, फंड में डालेंगे। इसको कहाँ फेंकेंगे? फंड में। तो एंट्री पड़ेगी 2000 की कैश डेबिट, जो आज हम बना रहे हैं, हमें करनी भी पड़ेगी, कैश डेबिट और फंड क्रेडिट। ठीक है, दो बंदों ने 1000 रुपया दिया तो टोटल 2000 रिसीव हुआ। अब मेंबरशिप देने के बाद ना क्लब वाले ऐसे मेंबर को देखते हैं और देख के अंदाज़ा लगाते हैं इसकी लाइफ को 5 कुछ साल होनी है। साथ वाले कहते हैं 10 कुछ साल चल जाएगा। कोई ना कोई एस्टीमेट तो लगाना ही होता है ना अकाउंटेंट्स ने। ठीक है, अब ये जो आज रेफर्ड लाइबिलिटी बना ली है, अब पता नहीं इनको कितने साल, अब ये ना कहना कि साल बाद अगर कैं हो जाए बंदा तो क्या करना है, बस ठीक है वो कोई मसला नहीं है, चलने दो, डिस्पोजल नहीं रिकॉर्ड करना। तो 3 ऑप्शन है ना, फिलहाल मैं वो ऑप्शन कह रहा हूं कि जिस ऑप्शन के अंदर एनपीओ क्या करती है, जिस दिन लाइफ मेंबरशिप के पैसे रिसीव करती है उस दिन सारे का सारा फंड में डाल देती है, और उसके बाद फिर पीरियोडिक बेसिस पर नॉर्मली वो कोई परसेंटेज देते हैं आपको, ईयर्स बता देते हैं कि इतने साल पे से इनकम बना लें, 5 साल 10 साल या 25%, 10%, 15% ऐसे बता देते हैं कि वो जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड पे एसेट डेप्रिशिएट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये स्ट्रेट लाइन मेथड के अक्सर बेसिस दी होती हैं जिस पर ये लायबिलिटी इनकम बनती है। मेंबर को कुछ नहीं कहना, लायबिलिटी है, मेंबर के अगेंस्ट हमने लायबिलिटी बनाई, वो इनकम में जाती है, मेंबर नहीं डेप्रिशिएट हो रहा। ओके, अब 2000 रुपये पैसे आ गए, सारे का सारा लायबिलिटी बना लिया। सवाल ने हमें बताया रिकॉर्ड इट, ये सवाल बताएगा, खुद से नहीं अज्यूम कर सकते हम, रिकॉर्ड एज इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी हर साल हम इसको इनकम में फेंकेंगे। तो 2000 में से 31 दिसंबर 12 की शाम पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो इनकम जाएगी जिसका नाम होगा लाइफ मेंबरशिप इनकम, ठीक है, 1 मिनट, ये कितना है टोटल? 2000। हर साल 5वां हिस्सा लेके जाना है ना, डिवाइड बाय 5, जैसे स्ट्रेट लाइन होता था, कितना बना, और बाकी का 1600 अभी भी लायबिलिटी। ये 1600 अगले साल के पहले दिन लायबिलिटी ही है। अब कोई नया मेंबर आ जाए तो उसका कैश भी लिख लेंगे, लेकिन कोई नया मेंबर अभी सवाल ने नहीं बताया, तो साल के एंड पे फिर क्या करेंगे, फिर 31 दिसंबर 13 पर इसमें से 400 रुपया इनकम में चला जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, बैलेंसिंग कितना आ जाएगा? 1200, ठीक है, और इसी तरह से 5 साल में ये इनकम बन जाएगी। अब 5 साल ख़त्म हो गए, मेंबर साहब माशाल्लाह जिंदा सलामत सेहतमंद हैं, तो दोबारा रीन्यू नहीं करते। अब इसके लिए मिसाल मैं एसिड से जोड़ता हूँ। एसिड ख़रीदा, अंदाज़ा था 5 साल में डेप्रीशिएट हो जाएगा, 5 साल पे डेप्रीशिएट करना शुरू कर दिया, 5 साल पूरे हो गए, एसिड फुल्ली डेप्रीशिएट हो गया। ज़रूरी नहीं है कि उसको बेच दें, कभी कभी यूज़ भी करते रहते हैं, लेकिन उसको मज़ीद डेप्रीशिएट नहीं करते। तो वो एसेट था, एक्सपेंस बन रहा था। मेंबर की इनकम लायबिलिटी बनाई, 5 साल पे इनकम में डाल दिया, मेंबर अभी भी माशाल्लाह ज़िंदा है, तो कोई नहीं, लायबिलिटी 0 होगी, कुछ इनकम नहीं बनेगी, लेकिन सर्विसेज अब उसको दिए जाएंगे। लाइफ मेंबर है ना, लाइफ टाइम मेंबर है, जब तक कैन नहीं होगा, हाँ वो ऐसे ऐसे करके सोटी पे भी आएगा तो भी आपको सर्विसेज देनी पड़ेंगी उसको, आपने उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप दी हुई है। ठीक है, ओके। ये जी एग्जांपल है आपके पेज 813 पे, इसमें मैंने ऑप्शन 2 आपको करवा दिया है। दूसरे 2 ऑप्शंस क्या हैं? पहला तो बिल्कुल फजूल, वो कहते हैं जिस दिन पैसे आए सारे इनकम में डाल दो, लेकिन अगर सवाल कह दे तो उसके गले नहीं पड़ जाना, ये ना लिखाना फजूल, सारे इनकम में, जब रिसीव करो सारे इनकम में डाल दो, आपको फजूल ना भाई ना, ऐसे नहीं करना। अच्छा, एक और ऑप्शन है, वो ये है, वो कहते हैं फंड में डाल दो और जिस दिन मेंबर कैं हो जाए उस दिन इसको लाइफ मेंबरशिप फंड से निकाल के जनरल फंड में फेंक दो डायरेक्टली। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फंड कब खत्म करो? जब वो इंतकाल कर जाए, तो जब वाला ख़त्म हो जाए। तो ये भी कोई इतना पसंदीदा मेथड नहीं समझा जाता। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे ज़्यादा टेस्ट होने, सबसे ज़्यादा क्या IKM ने तो एक ही बार टेस्ट किया हुआ, लेकिन नॉर्मली टेस्ट होता है वो यही मेथड है। लेकिन इसकी तस्वीर इसलिए बनाने का कह रहा हूँ आपको, तस्वीर इसलिए बनाने का कह रहा हूँ, बनाओ ना साथ साथ, तस्वीर इसलिए बनाने का कह रहा हूँ क्योंकि आपके सोल्यूशन के अंदर ये जर्नल एंट्रीज़ की शक्ल में गिवन है, मैंने लेजर बना दिया है। ठीक है, अब अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें, ठहरो तस्वीर को ज़रा रोको, तो 2012 और 13 है, ठीक है,
तो 2012 के अंदर लाइफ मेंबरशिप इनकम में जाएगा 400 रुपया और बैलेंस शीट के अंदर फंड्स में जहाँ पे ओपनिंग जनरल फंड वगैरह आ रहा होता है वहीं पर ये लाइफ मेंबरशिप फंड आ रहा है ना, मेंबरशिप फंड, ये इनकम नहीं है, ये फंड है, इसमें नज़र आएगा कितना 1600। ऐसे ही आगे 13 में जाएंगे तो 400 ही रहेगा और यहाँ पर 1200 एंड सो ऑन। लेकिन इसको करंट नॉन करंट के अंदर बांटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लायबिलिटीज़ अलग पड़ी हैं, फंड्स को हम बस इकट्ठा ही शो कर देते हैं, इसमें करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन की ज़रूरत हमें नहीं होती। लायबिलिटीज़ हों तो फिर उनको हम करंट नॉन करंट में बाइफरकेट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कॉन्सेप्ट था सारा जो आपको मैंने बता दिया। बस 13 इस तरफ आ गया, माफ़ कर देना, वैसे इस तरफ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, खैर है, पता तो है आपको, ठीक है जी। अब इसको बाकी एग्जांपल्स पढ़ लेना, जर्नल एंट्रीज हुई पड़ी हैं, इसको देख लेना। अब कॉन्सेप्ट इतना सही था, मैंने आपको सबसे मुश्किल वाली अकाउंटिंग इसके अंदर जो थी वो करवा दी है, बाकी तो है ही आसान। जब कैं हो जाए तो उस दिन इनकम बना लो 1000 का 1000, ठीक है ना। इनकम मतलब जनरल फंड में फेंक दो, ये सारा कुछ हुआ होगा। पहले सारा इनकम में डाल दो, दूसरा हमने किया, तीसरा जिस दिन जाए उस दिन जनरल फंड में फेंक दो, ऑन डेथ ऑफ वन मेंबर, लिखा हुआ है सारा, बहुत आसान है, ठीक है, ओके। अब चलो जी फिर कौन से सफ़े पे था हमारा सवाल, ज़रा पढ़ो अपनी एडजस्टमेंट 3 पढ़ोगे, ज़्यादा ही आगे निकल गया, बहुत जज्बाती हो गया था मैं जी। बच्चों एडजस्टमेंट 3 पढ़ो ज़रा। A scheme was introduced in 16, हम खड़े हैं 18 में। A scheme was introduced in 16 under which a person is awarded lifetime membership upon payment of 120, हज़ार में हम चल रहे हैं ना, 120 लाइफ मेंबरशिप्स रिसीव्ड इन द ईयर 16, 17 एंड 18 वर 5, 8 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। 16 में 5 लोग आए, 17 में 8 लोग आए और 18 में 6 लोग आए हैं मैं लाइफ मेंबरशिप लिया उन्होंने, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप्स आर क्रेडिटेड टू लाइफ मेंबरशिप फंड। आई कैप ऐसी एडजस्टमेंट दे के बेचारा बताता भी है आपको, बच्चे फिर नहीं करके आते, हमने तो पढ़ा हुआ है, खैर जिसे ना पढ़ा हो वो भी इस एडजस्टमेंट को कर सकता था, बेसिक का नॉलेज है जिसके पास, वो खुद बता रहा है, एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट भी खुद बता रहा है बेचारा, और क्या करे, आप कहते हो आई कैप ये आई कैप वो, पेपर में जा रहे हो, मोहब्बत लेके जाओ दिल में इसकी, ठीक है जी। लाइफ मेंबरशिप्स आर क्रेडिटेड टू लाइफ मेंबरशिप फंड अपॉन रिसीट एंड आर ट्रांसफर टू इनकम इक्वली ओवर 10 ईयर्स स्टार्ट। इसे यहाँ पे 10 साल है, चलो अच्छा हो गया, 2 आ गई डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। अब मैं सारा काम करूँगा लेकिन बाद में बताऊँगा कि वर्किंग तो सिर्फ अपने साल की करनी चाहिए थी, क्या ख्याल है, आपको ही पता होना चाहिए, लेकिन ज़रा रिवीजन हो जाए ना जल्दी से। अब लाइफ मेंबरशिप फंड अभी नहीं नोट कीजिएगा, सिर्फ नोट करने वाला हिस्सा ना सिर्फ इतना सा है, तो तस्वीर बाकी बनाकर इसको नोट करेंगे, फिर मैं शॉर्टकट वगैरह भी बताऊंगा आपको कि ओपनिंग कैसे निकालना है। फिलहाल तो ज़रा जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, 2 मिनट में हमने ये लेजर कंप्लीट करना है, बहुत सिंपल लेजर है। लाइफ मेंबरशिप फंड यानी इसमें जो मैक्सिमम गड़बड़ हो सकती थी वो ही पड़ी है, हर साल मेंबर्स भी आ रहे हैं और हर साल उनको इनकम में भी डालना है, तो यही हो सकता था ना पॉसिबली। अच्छा जी, 1 जनवरी 16 पर मैं कह सकता हूँ कि ब्रॉड डाउन 0 है, क्योंकि उससे पहले वो कह रहा है कि इंट्रोड्यूस ही कब, वैसे तो ये बने ही 16 में थे, लेकिन अगर बने 16 में होते और ये लिखता इंट्रोड्यूस इन 17, तो फिर 17 से स्टार्ट करता और ओपनिंग को 0 कहता, क्योंकि इंट्रोड्यूस ही कब हुई है, तो अभी इंट्रोड्यूस कब हुई है 16 में, लेकिन ओपनिंग कोई नहीं था। फिर कैश कितना रिसीव हुआ होगा, कैश 120 हर मेंबर ने दिया, और 2016 में सिर्फ 5 लोग आए थे बेटा, तो 120 इंटू 5 बोलो 600 रुपया, 600 रुपया रिसीव हो गया और हम पहुंच गए 31 दिसंबर 16 की शाम को, और हमें कुछ इनकम एक्सपेंडिचर में फेंकनी थी, तो हमने कहा अच्छा जी 600 को डिवाइड करो 10 से, ठीक है, 600 को डिवाइड करो, ओह 600 ही गया, देखा मुझे क्यों डिवाइड कर रहे हो तुम लोग, 600 डिवाइडेड बाय 10 60 आ गया, और बाकी का 31 दिसंबर 16 पर क्लोजिंग बैलेंसिंग लायबिलिटीज़ मतलब फंड्स में चला जाएगा। फंड भी लायबिलिटी होती है, मैंने आपको बोला कितना 540,
ये 540 अगले साल का ओपनिंग बन गया, लेकिन अभी भी ये हमारा साल शुरू नहीं हुआ। अब इस साल में अगर कोई और मेंबर ना आता तो अभी एग्जाम्पल करवा के आ रहा हूं, फिर हम 60 को इनकम में डाल देते हैं, लेकिन नए मेंबर्स और आ गए। 2017 में माशाल्लाह से 8 नए मेंबर्स आए हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप ली है उन्होंने, यानी कि अगले पल का पता नहीं है और उन्होंने पता नहीं 1.5 लाख रुपया दे लिया है कि अब अगली ज़िंदगी के लिए मैं मेंबर रहूँगा। चलो माशाल्लाह 120 इंटू 8 960 आ गए। अब जब ईयर एंड पे हम इनकम बनाने जाएंगे तो 600 में से 60 तो जाना ही था। अब एक नई पार्टी भी आ गई, वो 960 वाले, वो कहेंगे हमारा भी कुछ करो। तो हमने कहा यूं भी हो सकता था 600 जमा 960 बटा 10 कर दें, ठीक है, बल्कि यही कर लेते। पिछली क्लास मैंने यूं लिखा है 600 बटा 10 जमा 960 बटा 10, ताकि अलग अलग रहें, लेकिन मैं इकट्ठा कर रहा हूँ अब ताकि उनको ये वर्किंग दिखा दूंगा कि ऐसे भी हो सकता था। तो 600 जमा 960, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। तो 600 का डिवाइड बाय 10 60 और 960 का डिवाइड बाय 10 96, ये दोनों इकट्ठे ही चले जाएंगे। बताओ 156 और 31 दिसंबर 17 पर क्लोजिंग आ गया 1344। अब हमारा साल शुरू होता है 1 जनवरी 18, ब्रॉड डाउन कितना है 1344। मैं सिर्फ थोड़ी देर में आपको ये बताऊंगा बस कि ये 1344 को डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे। अगर ये डायरेक्ट निकल आए तो बाकी 2 साल का लेजर कौन पागल बनाए, ठीक है। अब इस साल भी कुछ नए मेंबर्स तशरीफ़ ले आए हैं। अब इस साल में वो कहता है कि उन 18 के अंदर आए 6 मेंबर्स, ठीक है, तो हर बंदा वो 120 उन्होंने नहीं बदला, ये बदल भी सकता था, हमें क्या मसला होता। वो कहता 2017 के अंदर हमने 150 कर दिया, इसको यहाँ कैश आ जाता, जो अमाउंट आती है उसको डिवाइड बाय 10 कर देते। यहाँ पे कहता वो कि ये 18 के अंदर ये हमने 200 कर दिया, महंगाई होती जा रही है, हम भी ये बढ़ाते जा रहे हैं, 120 इंटू 120 ये 200 इंटू 6 होता, कैश आ जाता, ये अमाउंट डिवाइड बाय 10 कर देते, तो वो कोई मसला नहीं, ठीक है जी। 120 इंटू 6 जी 720 जी बच्चों। अब जब ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 17, तो इनकम के अंदर एक और चीज़ ये लायबिलिटी में ऐड हो चुकी है, तो 600 अपनी जगह कायम था, 960 पड़ा था। भाई ने कहा आके ज़रा जगह बनाई यार, ऐसे करके हम बैठते हैं साथ नाल हैं यार, हालांकि नाल ये कहना चाहिए परे होना, ज़रा हम बैठे रहते ना यार नाल हो जाए ज़रा, नाल, और नाल का मतलब होता है और इधर हो जा, कहते ज़रा यार भाई ज़रा परे हो जाए, लेकिन परे वो लगता है ऐसे जैसे लड़ रहा है, परे होके बह, ऐसा नहीं है ना। तो 720 ने आगे क्या कहा, पाए ज़रा नाल होना, और नाल होने लगा सी 9 ही उड़ गया। क्यों उड़ गया पेज हैं जी, डिवाइड बाय 10, 228 इनकम में जाएगा और 31 दिसंबर 17 पे क्लोजिंग आएगा 1836, ठीक है जी। अब हमारा लेजर वर्किंग 11 सिर्फ इस पे लिखा हुआ मैंने, मतलब सिर्फ इतनी सी वर्किंग करनी थी। लेकिन आप कहोगे जी ओपनिंग कैसे निकलता, तो बड़ा आसान है, ओपनिंग मुश्किल नहीं है। आप ये देखो ना, आपने कहना था जी 600 जो रिसीव हुआ था वो 600 में से 600 बटा 10 इंटू 2 माइनस हो चुका है। फिर 2017 में 960 रिसीव हुआ और इसमें से सिर्फ 2017 वाला एक ही माइनस हुआ है, तो ये है शॉर्टकट के नहीं। इसको टोटल करो, इसको ज़रा करो कैलकुलेटर पे, चेक करो ज़रा कैलकुलेटर पे, सही है ना। तो ये फिगर शॉर्टकट से निकालनी थी, वो सारा कुछ तो मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पक्का करने के लिए ज़रा दे दिया कि 3 साल पे ज़रा लेजर बना लें और कैश भी आ जाए, ठीक है। तो ये ओपनिंग आपने 1344 ऐसे निकालना था, और फिर ये इनकम की फिगर निकालने के लिए आपको दिया हुआ था सवाल के अंदर, वो आपने जाहिर है 600 यहाँ भी तो निकाला है, 960 यहाँ भी तो निकाला है, तो इन दो को प्लस 720 को ऐड करके डिवाइड बाय 10 करना था, तो ये डायरेक्ट भी निकल सकता था। तो जी बेटा कौन सा ओपनिंग में बेटा,
वर्किंग में आपने 17 लिखा है सर, 18 है। अच्छा, ऐसे सवाल वैसे मैं मजाक में कह देता हूँ कि नहीं ये क्या बात हुई, लेकिन ये ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे इतने सादा तबीयत के और इतने शर्मीले होते हैं, वो घर पे इसको भी सोच रहे होंगे कि यार ये पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट है, मुझे शायद समझ नहीं आया, लेकिन पूछते नहीं हैं, तो ऐसी बात बता दिया करें। बहरहाल ये गलती थी, लेकिन अब पूरी तस्वीर तो बना लें। बट वर्किंग 11 मैं कहूँगा आप दोबारा जब ये सवाल करना ना कभी भी, तो इस तरह से करना, डायरेक्ट ओपनिंग के लिए वर्किंग 11.1 कर लेना और फिर बाकी डायरेक्ट, ताकि सिर्फ इतना सा टाइम नहीं ज़ाया करना। ये तो पर्चे के अंदर जल्दी करो, मैंने इसको काटना भी ऐसे करके, किसी और कलर से काटे ना, ये तीनों कलर तो यूज हो गए। ब्लू वेयर आर यू, ब्लू वेयर आर यू, ब्लू वेयर आर यू, आई एम हेयर। ठीक है, तो सिर्फ इतना लेजर बनाना ज़रूरी था, बाकी अब तस्वीर आप बना लें। नज़र आ रही हैं सारी फिगर्स, कुछ भी नहीं छुपा जी। इनकम 228 कहाँ चली जाएगी? जो लो जी, वर्किंग हो गई है। 228 की इनकम आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसका नाम होगा लाइफ मेंबरशिप इनकम, लाइफ मेंबरशिप इनकम 228, वर्किंग नंबर 11। ये चला गया, ये क्लोजिंग फंड्स में चला जाएगा। नॉर्मली जो काम करते आए अभी तक, लाइफ मेंबरशिप फंड, यहाँ इनकम नहीं, यहाँ फंड पड़ा होता है। लाइफ मेंबरशिप फंड वर्किंग 11 1836, सिर्फ रेड वाला बनाना है आपने पर्चे में प्लीज, ठीक है। अच्छा, ये ओपनिंग 1344, ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग जनरल फंड मिसिंग है, वरना तो जनरल फंड ऐसे निकल आना था इस सवाल में, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लेकिन अब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस ओपनिंग लाइफ वाला मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप वाला करोगे तो जनरल फंड आएगा, ठीक है, घर पे जब करोगे तो। अच्छा, ये समझ आ गया भाई, ये सारा क्लियर है? आगे चलें। अच्छा, तो ओपनिंग कब, ओपनिंग कहाँ यूज़ करोगे? ओपनिंग कहाँ यूज़ करोगे? जब जनरल फंड निकालना है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ नहीं भूलनी है इस सवाल में, हमें आज उसने कैश का या बैंक का लेजर रिसीट पेमेंट बनाकर नहीं दिया, वो हम खुद बना रहे हैं। तो ये पेमेंट कैश कैश में लिखता गया, बैंक, ठीक है बैंक कर लो इसको, ठीक है बैंक कर दूं, बैंक काम चलेगा। सर हमें नहीं समझ आ रही है आपने क्या लिखा हुआ था। सर ये कैश है, आप सवाल में बैंक कह रहे हैं। लो भाई बैंक, ओके, लाइनें भी उड़ गई हैं देखो। ठीक है, लो जी, अब ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था बच्चों आपको कि हमने ना, चूंकि हमने ये लेजर नहीं, हमें बना बनाया नहीं मिला हुआ, तो ये बैंक की पेमेंट वाली एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी, पूरी डबल एंट्री करो, ठीक है। तो एंट्री बनी बैंक डेबिट, बैंक डेबिट कितने से? 720 से बैंक डेबिट और लाइफ मेंबरशिप फंड क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लाइफ मेंबरशिप फंड और वहाँ पर लिख दिया हमने बैंक, ठीक है जी। चल, हर लेजर में जो कैश वगैरह बैंक वगैरह आना है, या जो उसने पेमेंट्स बताई हुई हैं आगे जाकर, उनकी डबल एंट्री करेंगे। इस बैंक के लेजर में हमारी सारी एंट्रीज होनी है, ठीक है। चलो जी, पॉइंट 3 इज ओवर। दिस वाज अ न्यू पॉइंट एंड वेरी वैल्यूएबल पॉइंट बिकॉज दिस कैन बी टेस्टेड। ये दोनों ही पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त थे। बैड डेट जहाँ तक उसने टेस्ट किया वो हमने देख लिया, जो कर सकता है मैंने वो बता दिया, प्रोविजन भी आ सकती है ऐसे करके, ये सारी बात ठीक है ना। तो ये तैयारी साथ साथ चल रही होती है ऐसे गैर महसूस तरीके से, सवाल के अंदर परिचय में कैसी आएगी एडजस्टमेंट, फिर भी उससे बाहर भी निकल जाए तो फिर अल्लाह की मर्जी होती है। अभी नहीं, आज नहीं सिखा रहा, सिखाया हुआ है वैसे, सीखा हुआ है आपने, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं, मैं करवा के घर भेजूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बस आपने लिखा हुआ है ना पेंडिंग की लिस्ट में, तो फिर कहीं नहीं जाता। वैसे भी बेटा आपको पता है इसके बाद रेशोज है, ये अब टॉपिक आप कंफर्टेबल होना शुरू हो चुके हो इसमें, 50% से ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हो। अभी कल भी सवाल करना है, संडे को भी होमवर्क करना है, मंडे को भी करना है, फिर ये टॉपिक तैयार हो जाएगा।
फिर हमने रेशोज जो करनी है, वैसे वो टॉपिक टोटल 4 दिन का है विद पास पेपर प्रैक्टिस, लेकिन मैं उसका एक दिन सिर्फ रेशोज करवाऊंगा, शायद 1.5 दिन लग जाए। उसके बाद फिर हर रोज़ आधा पौना घंटा रेशोज हुआ करेंगी और आधा पौना घंटा हम बाकी टॉपिक्स करेंगे। जो रिवीजन नहीं है, कसम उठवा लो, रिवीजन नहीं है, वो पेंडेंसीज हैं। ये समझोगे कि आप रिवीजन चल रही है तो फिर यकीन मानो नुकसान करोगे छुट्टी कर बैठे अगर। तो मैंने अक्सर नोट किया है कि वो चीज़ें जो है पर्चे के अंदर आई होती हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट समझता है उस्ताद तो रही हुई चीज़ को भी लेकर आता है कि यार हो सकता है यहाँ से ये टेस्ट करे, हो सकता है ट्रेंड ये बता रहा है इधर को चला जाए, ये चीज़ है। तो मेरे ख्याल में तो 3-4 दिन के बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा पेंडेंसीज को करने वाला। रेशोज़ को मैंने फैला देना है। रेशोज़ की प्रैक्टिस बेसिकली ज़्यादा चाहिए होती है। 4 दिन के अंदर आप उस टॉपिक को ख़त्म कर सकते हो, 2-4 पास पेपर डिस्कस भी कर सकते हो, लेकिन जो इफेक्टिवनेस है, अब 2 तरीके होते हैं रेशोज़। या तो मैं बिल्कुल स्टार्ट में करवाऊँ जब हमारा सिलेबस शुरू हो, यानी 1-2 टॉपिक्स करने के बाद, ताकि फिर काफ़ी अरसा हो, टेस्ट हो, टर्म टेस्ट हो, दूसरा टर्म टेस्ट हो, वो बार बार आता रहे, आपके सामने आता रहे। दूसरा तरीका ये होता है कि सारे टॉपिक्स पढ़ के, कि उसमें सारा कुछ आ ही रहा होता है, एंड पे आप रेशोज़ को डिस्कस करो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस को बढ़ा दो। अब हर रोज़ आधा घंटा या पौना घंटा 1 से 2 पास पेपर आप करके आएंगे, मैं उन्हें डिस्कस करूँगा। अब आप वो रोज़ करेंगे और वो 4 दिन का टॉपिक हम जितने दिन बाकी हैं, 8, 9, 10 जितने होंगे उस पर फैला देंगे। पास पेपर डिस्कस कर रहे होंगे, साथ साथ पेंडेंसीज रिमूव कर रहे होंगे, वो टॉपिक तैयार होता जाएगा क्योंकि आप उसकी रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे होगे साथ साथ। वरना घर जाओगे तो आप तो कहोगे रेशोज़, तो एक दिन बाद आपने कहना लो जी रेशोज़ तो हमें आती हैं, और वाकई ऐसा है, रेशोज़ हैं ही ऐसे आसान, सबसे आसान टॉपिक हुआ। लेकिन जब उसमें इंटरप्रिटेशन मांगता है तो आप सर सैयद वाले नोट लिखते हैं, उससे खुद को बचाना है। ये चीज़ फेल करा देती है, लंबी लंबी कहानियां लिखने लग जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि यार सारा टाइम तो इसी सवाल पे लग गया। ठीक है, तो इससे ज़रा बचना है। तो खैर, जब मैं कहूँगा छुट्टी है तो तभी छुट्टी है, उससे पहले जाने वाला तो अपने रिस्क पे जाएगा ना जी। ठीक है, अच्छा, क्लब ऑपरेट्स अ कैंटीन, तो इसलिए वो हो जाएगा। बस लिखते रहो, जो पेंडेंसीज हैं वो मैंने बच्चों के ज़िम्मे लगाया हुआ है, पता नहीं वो कौन से बच्चे हैं, वो जो लिखते हैं एक सफ़े के ऊपर, शायद पहली क्लास में या दूसरी में। नहीं भी लिखेंगे तो मैंने तो करना ही है, हर एक टॉपिक को बैठ कर देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ को। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप बरी उस जिम्मा हो गए, आपने करना लाजमी है ये काम। द क्लब ऑपरेट्स अ कैंटीन। टिल लास्ट ईयर कैंटीन अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेल्स। भाई सिखा रहा हूँ, ये हर रोज़ सिखाता हूँ, हर रोज़ यही तो सिखाता हूँ। मैंने कहा था कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेल्स के साथ अगर लगी है तो सेल को 100 अज्यूम करेंगे, और अगर कॉस्ट के साथ लगी है तो कॉस्ट को 100। अब वो 20% ऑफ सेल कह रहा है तो मैं 100 अज्यूम करूंगा सेल को। प्रॉफिट है, देखो इधर प्रॉफिट है 20%, तो बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट आएगी 80। ये मैंने क्या किया जी, आज बैलेंसिंग निकाला है। कॉस्ट को क्या किया जी, बैलेंसिंग निकाला है। ओके, ये रिवीजन ही तो हो रही है। अच्छा, अब ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर ये हुआ था, लास्ट ईयर, टिल लास्ट ईयर कैंटीन अर्नड अ जीपी ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा, अगली बात, हमारे सवाल में मुसीबत डाल दी उसने यार, लेकिन इतनी ज़्यादा मुसीबत नहीं के लिए गुस्से वाला हाईलाइटर उठाएं। इफेक्टिव 1 जनवरी 18 सेलिंग प्राइसेस वर इंक्रीज्ड बाय 10%। सेलिंग प्राइसेस बढ़ी हैं भाई, तो इधर देखो, मीन्स कि ये प्राइस बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 10%। तो इसको 10% बढ़ाना है तो इसका तरीका क्या होता है, 100 प्लस 100 का 10% कितना बनता है, 110। इसका एक और तरीका भी तो है कि 100 को 1.1 कर दो, यानी 110%, तो ये भी 110 आता है। तो दोनों बातें एक ही है ना, ठीक है। लेकिन बढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट इज बढ़ा क्या, बढ़ी सेल, यानी कि सेल्स जो हैं वो 100 से 110 पे पहुंच गई। कहीं पे उसने ये जिक्र नहीं किया कि कॉस्ट भी बढ़ी है, तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा। बात समझे हो? अब ये बात समझ आई है? देखो, कॉस्ट नहीं ना बढ़ी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ना बढ़े सेलिंग प्राइस बढ़ जाए तो ये प्रॉफिट का बढ़ना है। बोलो, अब जो पिछले साल की रेशो थी वो रेशो गुजर चुका है, पिछला साल वो यूज़ नहीं होनी थी, उसको यूज़ करके हमने करंट ईयर के लिए ये रेशो निकाल ली है। अब जो कहीं मुझे सेल से कॉस्ट निकालनी पड़ी या कॉस्ट से सेल निकालनी पड़ी या प्रॉफिट निकालना पड़े,
तो वो गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज वाला फॉर्मूला जो है वो मैं जब यूज़ करूँगा तो मैं इक्वेशन ये वाली यूज़ करूँगा, ऊपर वाली यूज़ नहीं करनी। ऊपर वाली को कैलकुलेशन के लिए मैंने यूज़ किया, क्योंकि वो ना होती तो इंक्रीज कैसे लेता। ठीक है, अब उसको मैंने ये देखो लिख के ना काट दिया। ठीक है, लिख के काट दिया। नजर आ रहा है ना नीचे लिखा क्या था यार, थोड़ा पतला करके इसको काटते हैं जी। इसको मैंने ओहो ये ठीक है, लिख कर काट दिया। काटना नजर आ रहा है ना, लिख के काट दिया। यूज कौन सा करेंगे, करंट यूज। जहां कहीं यूज करनी पड़े यार, मैं यार घर पे यूज करना पड़ेगा, आज तो सवाल पूरा पता नहीं होगा नहीं। जहां कहीं भी यूज करनी पड़े ये रेशो, देखो ना कहां यूज करनी पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे सवाल में सेल्स ना दे, इन्वेंट्री के लेजर से कॉस्ट ऑफ सेल निकल आए, कॉस्ट ऑफ सेल से सेल निकल सकती है। मार्कअप मार्जिन यूज करके आप कहोगे कॉस्ट कितनी है गिवन सवाल में, गिवन अमाउंट की परसेंटेज 80, रिक्वायर्ड क्या है सेल, उसकी परसेंटेज 100 की बजाय 110 लेना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अभी तक तो। चलूँ आगे। प्रॉफिट 20% ऑफ सेल था, लेकिन जब सेलिंग प्राइस बढ़ा दोगे तो बढ़ नहीं जाएगा। हाँ तो प्रॉफिट भी बढ़ गया बेटा। नहीं ना, मैंने सिंपल सी बात की, सेलिंग प्राइस को बढ़ाया है, सेलिंग प्राइस को बढ़ाया लेकिन कॉस्ट नहीं बढ़ी है। सवाल में कहीं नहीं कहा गया था कि कॉस्ट बढ़ रही है। तो सिंपल, मैं 80 की चीज़ खरीद के 100 की बेचता था, ये वो लिखा हुआ है। तो मैं 80 की चीज़ अब खरीद के 110 की बेचूंगा तो प्रॉफिट 30 पे आ गया ना 20 से। समझो अब, चलें आगे। आड़फस हो गई है जी। तुमने कहा था ना इसको आड़फस करनी है ना। अच्छा ओके, अब इस पॉइंट से सिर्फ इतना ही था। अब ये इक्वेशन कहीं यूज होगी घर पे, आप जब कॉस्ट ऑफ सेल से सेल निकालेंगे तो वो यूज कर लेंगे, लेकिन करेंगे ये वाली, ये नहीं करनी। ठीक है ना, लेकिन ये लिखनी इसलिए जरूर, हम लोग लिखे ही ना फिर ये लिख लें, और यार ये लिखोगे तो ये निकलेगी ना। ठीक है, अच्छा लो जी। पॉइंट 5, मुफ्त वाले नंबर पेमेंट्स हैं। तो जिन अकाउंट्स के अंदर ये पेमेंट्स जानी है, कोई डायरेक्ट चली जाए, कुछ अकाउंट्स में फेंक दें। ठीक है, एंट्री होगी वो वाला अकाउंट डेबिट बैंक क्रेडिट, वो वाला अकाउंट डेबिट बैंक क्रेडिट, वो वाला अकाउंट जो आगे लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या है, कैंटीन क्रेडिट। तो कैंटीन क्रेडिटर की एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट कितने से, और इधर देखो आज वो सहूलत नहीं है टेक वाली, इसीलिए कह रहा था कितनी सहूलत है वो, इसीलिए रूल बना के लिखवाया था, अगर बना हो तो वक्त बचाना। तो क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। क्रेडिटर्स जरा यहाँ पे थोड़ा सा आज स्मार्टली काम करना पड़ेगा जी, और यहाँ पे बैंक। ठीक है, पहले फिगर लिख लिया करो, बचपन में उस्ताद ने सिखाया होगा डबल एंट्री करते हुए, पहले फिगर लिख लिया करो। नेक्स्ट सैलरीज, ये वेजेस नहीं है, वेजेस कैंटीन अलग हैं। ठीक है, सैलरीज कोई लेजर नहीं है, डायरेक्ट ले आओ। सैलरीज डेबिट 285, ये एक्सपेंस है, और बैंक क्रेडिट आज करना पड़ेगा 285 सैलरीज। भाई कुछ समझ आई थी वो बात जो मैंने की, अप्लाई होती है बात तब समझ आती है। असल में ना बात अप्लाई नहीं ना हुई अभी, वो पॉइंट अभी अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ हमने इक्वेशन निकाल के रख लिया, आगे यूज करते हैं फिर। नेक्स्ट इक्विपमेंट 66, साथ साथ एंट्री ना करना, जरा थोड़ा रुक जाओ। एंट्री बताओ, इक्विपमेंट इक्विपमेंट डेबिट, थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं मैं, इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो यहां पे लिखा हमने इक्विपमेंट और यहां पे लिखा हमने बैंक, यानी एडिशन लिख दिया मैंने, आगे नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा आगे, अभी नहीं पढ़ा। ठीक है, आपको इसलिए कहा कि साथ साथ नोट ना करो। रवि जी, रफी ग्रुप वाले, इलेक्ट्रिसिटी एंट्री बोलो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कितना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी और यहां पे बैंक। तो कितनी आज मुसीबत पड़ी हुई है देखो, अभी तो डेबिट साइड वाली चीजें भी आएंगी, बहुत सारी चीजें छुपी हुई होंगी, निकलेंगी अब, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें लेजर नहीं दिया। चलो जी, ये लिखकर हम आगे बढ़े ही थे कि पॉइंट फाइव हो गया, पॉइंट 5 इज डन। पॉइंट 6 में आए तो कहता है इक्विपमेंट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब ये जो पैसे दिए हैं तो एक्वायर करने वाले के ही दिए होंगे ना, जो खरीदते हैं उसी के पैसे देते हैं। इक्विपमेंट एक्वायर्ड ड्यूरिंग ईयर इज ओनली 30% पेड।
ऑप्शन होता है एसेट खरीदें, सारे पैसे दे दें। मिसाल के तौर पे 100 रुपए का एसेट था, 100 रुपए का एसेट था, कैश में खरीदा, एंट्री क्या करोगे? इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 100 रुपया। उधार पे खरीद लिया सारा, एंट्री क्या करोगे? इक्विपमेंट डेबिट पेबल फॉर इक्विपमेंट क्रेडिट 100 रुपया। एसेट ने डेबिट होना ही होना है। कभी ऐसा भी होता है कि आप करते हो इस तरह से एंट्री के हमने एक इक्विपमेंट खरीदा है 100 रुपए का, 30 रुपए का कैश हमने पे कर दिया है और बाकी 70 फिर दे देंगे, तो इक्विपमेंट तो 100 रुपए से ही डेबिट होना चाहिए। अब वो सवाल में कह रहा है कि जो इस साल हमने इक्विपमेंट खरीदा है वो सिर्फ 30% पेड है, यानी ये जो 66 रुपए आपने यहां लिखे थे ये तो टोटल फिगर ही नहीं है, टोटल फिगर तो इसका इससे ज्यादा है, ये तो सिर्फ उसका 30% है। तो ये एडिशन सही नहीं लिखा आपने, एडिशन की फिगर आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे बताया गया है कैश नहीं बैंक, ये लो बैंक 30 वो परसेंटेज में गिवन था, ये परसेंटेज में था, लेकिन हम फिगर की तरफ आते हैं। ठीक है ना, अब फिगर्स हमें दी हुई हैं, कहा जा रहा है जी 66 रुपये बैंक से पे हुए हैं, ये 66 रुपये असल कीमत का सिर्फ 30% है। तो मैंने कहा अच्छा अब ये भी तो फॉर्मूला लगा के आ रहा हूँ कि 66 गिवन है, अगर ये 30% है तो इसका 100 कितना होगा? अच्छा आप 70 भी निकाल सकते थे, लेकिन चलो वो ज़्यादा बेहतर है। कितना? 220 का इक्विपमेंट खरीदा, 66 रुपये पे कर दिए, बाकी का पेबल। और ये एडजस्टमेंट मैंने 1-2 बार पहले क्लास में डिस्कस भी की हुई थी कि इसको लिखने का लेजर में क्या तरीका है, याद है? मैंने कहा था या तो आप यूं लिख लो इक्विपमेंट के लेजर में 66 रुपये बैंक और पेबल 154 अलग, या आप यूं लिखो बैंक एंड पेबल, या मैंने कहा था मेरा फेवरेट एडिशन लिख दो। ठीक है, अब एंट्री डबल पूरी होने लगी है, पूरी डबल एंट्री होने लगी है। सबकी तवज्जो ध्यान, खवातीनों हजरात मुतवज्जे हो, हवाई जहाज लैंड करने अपना जी। इधर देखें, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 220 से हुआ डेबिट 220, अब बाद में लिखते हैं बाद में। बैंक क्रेडिट हुआ 66 से, पेबल फॉर इक्विपमेंट क्रेडिट हो गया 154 से, पेबल फॉर इक्विपमेंट। वो उसको वर्किंग का नंबर मैंने इसलिए दे दिया कि यहां पे फिर दोबारा ना करना पड़े, वर्किंग नंबर 12 लिख दिया। अगर वो जर्नल एंट्री आपने नहीं की होगी ना पर्चे में ऐसे, तो फिर यहीं पर ब्रैकेट में आपने 154 निकाल देना है। उसको कैसे निकाला, ठीक है ना, 66/30 × 70 कर देना, और ठीक है, या जो टोटल निकाला है उसमें से 66 को माइनस करके शो कर देना। 154 कैसे बना वो बताना पड़ेगा, मैंने तो वर्किंग रेफर कर दी ना, यहाँ पे आके देखेगा तो सब नजर आ जाएगा। और अगर आपने वर्किंग ये वाली नहीं की, एंट्रीज नहीं की, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे पेबल फॉर इक्विपमेंट और यूँ लिख दोगे 66/30 × 70, इससे भी 154 आ जाता है। ऐसे नहीं करना चाहते तो आप कहोगे एडिशन तो निकल ही आया है, आप टोटल लिखोगे एडिशन हुआ है 220 माइनस 66 पे कर दिया तो जी बाकी पेबल है, जैसे मर्जी कर दो, लेकिन एग्जामिनर को शो जरूर करना पड़ेगा ये, ठीक है ना। चल जी बच्चों, हो गई एंट्री, लेकिन यहां एडिशन नहीं लिखा, भाई ने कहा भी था उस वक्त लिख दें। अच्छा, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर बोल रहा है वो, डेट नहीं गिवन, साल का आखिरी दिन अज्यूम कर लेंगे। आज तक कभी ये लफ्ज हमने क्लास में बोला ही नहीं था, साल के आखिरी दिन। सवाल एडिशन चाहे डिस्पोजल, डेट मिसिंग है तो सवाल का पहला दिन अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जब आप घर पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, जब आप घर पे डेप्शन निकालोगे तो इस पे पूरे साल की डेप्शन लेनी है इक्विपमेंट पे, ठीक है। तुम कर लो बात यार, सारे चुप कर दें जी, भाई ने बात कर, तुम पहले कर लो बात, फिर हम पढ़ लेंगे यार। नंबर 7, वेजेस ऑफ कैंटीन स्टाफ आर पेड ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। हर महीने की वेजेस जाहिर सी बात है उस महीने में कभी एडवांस नहीं मिलती हैं, वो अगले महीने की 5 को मिलती हैं। उन्होंने उसको लिख कैसे दिया, देखो ये दो तरह से बात बोली जा सकती है। मैं यूं बोलूं, हर महीने की कैंटीन की वेजेस अगले महीने की 5 को जाती हैं, या वो यूं कह दे हर महीने 5 को वेजेस मिलती हैं।
अब वो कौन सी वाली हैं? जाहिर सी बात है वो जिस महीने में मिल रही हैं उसकी कभी इन सैलरी कभी एडवांस नहीं। आप जब क्वालिफाई करके इंशाल्लाह पहली दफ़ा जाके ज्वाइन करेंगे तो पहला महीना आपका फिर भी उधार पे ही गुजरना है। उन्होंने आपको एडवांस तनख्वाह नहीं देनी है, पूरा 1 महीना आप वहाँ पे नौकरी करेंगे, फिर आपको महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? पहले 2 महीने मिलेगी। मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, हाँ, आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहा। आर्टिकल्स में तो अभी स्टूडेंट लाइफ है, वैसे चल पड़ता है काम, डेलियाँ चल पड़ती, गुजारा हो जाएगा। मैं तो क्वालिफाई करा रहा हूँ, आप लोगों का दिल नहीं है। आर्टिकल जिंदगी का एंड, आर्टिकल एंड जी, बस आर्टिकल में चले जाएं बस एंड नहीं भाई। क्वालिफाई करने के बाद मैं कह रहा हूँ जब आप जाओगे तो आपको लोग कहेंगे यार चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया तू, अब वो उधार को मांगना पड़ेगा उनको रोटी छोटी खिलाने के लिए। आपके पास तो फिर भी कुछ नहीं होना। क्यों? क्योंकि जाते ही ऑर्गेनाइजेशन ने आपको 1 महीने की सैलरी एडवांस में नहीं दे देनी, कभी भी सैलरी एडवांस में नहीं मिलती। पहले सर्विसेज लेगा एम्प्लॉयर आपसे, महीने बाद आपको सैलरी देगा। इसीलिए जब कहते ये क्या बात हुई, इसीलिए जब आप छोड़ेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन तो जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन तक की तनख्वाह आपको मिलेगी, मतलब सर्विसेज आप पहले दे रहे होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, तो वेजेस ऑफ कैंटीन स्टाफ आर पेड ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। तो हर महीने की 5 को जो वेजेस दी जाती हैं, तो मतलब हर महीने की वेजेस उससे अगले महीने में पे होती चली जाती होंगी। तो जो ये ऊपर वेजेस कैंटीन वेजेस पेबल नहीं नजर आ रहा, ये ऊपर ओपनिंग था ना, ओपनिंग कैंटीन वेजेस पेबल थी, ओपनिंग कैंटीन वेजेस पेबल नजर आ रहा था। ये कितने महीने का होगा? ये 1 मंथ का होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर महीने वो कह रहा है हर महीने तनख्वाह दी जाती है, हर महीने 5 को तनख्वाह दी जाती है। तो इसका मतलब हर महीने की 5 को पिछली तनख्वाह आती जाएगी, लेकिन जो आखिरी महीना होगा उसकी तनख्वाह पेबल होगी। ये 17 का पेबल था, ये 11 रुपये, ठीक है। 18 का पेबल नहीं बता रहा, कितना होगा? 18 का पेबल कितना होगा? 11 ही होगा, क्योंकि सवाल में कहीं नहीं उसने बताया कि वेजेस हमने कैंटीन वालों की बढ़ा दी हैं। ज़रूरी तो नहीं है हर साल वेजेस बढ़ें, कहीं इंक्रीमेंट नहीं भी लगते, परफॉर्मेंस नहीं भी होती, ठीक है। तो एक लेजर यहाँ पे हम बना लेते हैं, नंबर 13 बनेगा। बोलो, ये मैं ज़बरदस्ती बना रहा हूँ, ज़बानी भी ये हो जाना था। बहरहाल कैंटीन वेजेस कहीं और लिखा तो नहीं हुआ, मैंने बनाया हुआ मुझे लगता है पहले। हाँ, तो फिर इधर क्यों बना रहा हूँ दोबारा? छोड़ो जी, इधर आओ। कैंटीन वेजेस पेबल 11 ओपनिंग पेबल था, इधर देखो बच्चों, 11 ही मैंने क्लोजिंग पेबल मान लिया। कोई मसला? क्योंकि सवाल ने जब नहीं बताया तो तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, और 1 महीने का ही पेबल होना है, क्योंकि वो कह रहा है हर महीने की 5 को तनख्वाह दी जाती है। और मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बात बता दी, अगर कोई सैलरी पहले देगा तो वो एडवांस सैलरी कहता है। शायद 1-2 दिन पहले एडजस्टमेंट आई भी थी, पता नहीं आपकी क्लास में आई है या FAR 2 में आई है। एडवांस टू एम्प्लॉई जो होता है वो एक एसेट होता है। हाँ, अभी आपके ये कल के सवाल में आई थी। सैलरी आपने पे की, लेकिन 10 रुपये उसको एडवांस दिया था, आपने कहा ये एक्सपेंस नहीं है, ये वापस लेना है, या इसके बदले में सर्विसेज लेनी है। तो जब पहले पैसे दे देंगे तो वो कभी भी सैलरी नहीं है, वेजेस नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो ही नहीं सकता कि 5 को आप कह रहे हैं हर महीने की 5 को वेजेस मिलती है, तो ये हो ही नहीं सकता कि हर महीने की तनख्वाह उसी महीने की 5 को पहले मिल जाए। तो पक्की बात यही है कि जो इनको 5 जनवरी 2018 हमारे साल के पहले महीने में 5 जनवरी 2018 पे जो तनख्वाह मिली होगी वो पिछले साल के दिसंबर की होगी, ये वाली। ऐसे ही फिर जनवरी वाली फरवरी में, फरवरी वाली मार्च में, तो दिसंबर वाली फिर पेबल होगी। और 1 महीने का पेबल है, सवाल ने नहीं बताया इंक्रीज हो सकता है, हुआ है, तो फिर ये 11 हो सकता था। अगर सवाल ये बता देता तो फिर सवाल बताता फलां तारीख से हमने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, तो क्लोजिंग पेबल बढ़ी हुई तनख्वाह का आता, और एक्सपेंस बड़े ध्यान से निकालते आप, ठीक है, कि इतने महीने 11 रुपए तनख्वाह रही और इतने महीने लेट से 13 रुपए तनख्वाह रही, क्लोजिंग पेबल 13 हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सुकून है, ठीक है। अगली बात एक्सपेंस है, बैंक कैश तो है नहीं हमारे पास, बैंक इस तरफ आना है और एक्सपेंस इस तरफ आना है, ऐसे ही है। अब 11 तनख्वाह है और 12 महीने हैं 18 के साल में, ठीक है। 11 महीने क्यों? मैंने एक्सपेंस निकाला, मेरे चांद, मैंने एक्सपेंस निकाला, इसीलिए मैं कैश की तरफ नहीं गया। वैसे तो कैश में भी 12 ही आने हैं, लेकिन मैंने पहले एक्सपेंस निकाल दिया ताकि मेरी ये जान छूटे इस बहस से, ठीक है। लेकिन कैश भी क्यों 12 आना है?
इस साल के 11 का आना है तो पिछले साल का भी तो एक इस साल आ रहा है, इस साल का एक आगे जा रहा है। लेकिन छोड़ो, आसान रखो बात को, पहले एक्सपेंस निकाल लेते हैं जी। 11 रुपए पर मंथ एक्सपेंस है, 12 महीने गुजरे हैं तो 132 आपके लिए बनाया। इस लेजर को बनाने की भी शायद जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो बैंक बैलेंसिंग निकला 132। अब डबल एंट्रियां सारी करानी है। ये ओपनिंग जाएगा आपके घर पे जब जनरल फंड निकल रहा होगा, ये ओपनिंग उसमें जाएगा, ठीक है। ये ओपनिंग उधर चला जाएगा, ये वैसे ही बैलेंस शीट के अंदर गिवन था। फिर ये बैंक की एंट्री करो, वेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट। बड़ी मुसीबत थी इस सवाल में, बैंक का क्लोजिंग उसने दिया ही नहीं था, बैलेंस शीट में इसने जाना था, ये भी हमने निकालना है, ठीक है जी। यहां पे लिखा हमने वेगिस या वेजेस, वेगिस, ठीक है, ओके। ये हो गया जी, ये हो गया। अब एक्सपेंस जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में और क्लोजिंग जाएगा बैलेंस शीट में। वेजेस ऑफ कैंटीन, वो आगे जा रहे थे, ऐसे नहीं, स्पेसिफिक एक्सपेंस है इसका, तो वेजेस ऑफ कैंटीन 132। जब वहां कैलकुलेशन कर दिया तो वर्किंग बता दो, वरना यहां पर भी आप 11 × 12 कर सकते थे, ठीक है बेटा, ओके। रह क्या गया, ये 11, ये 11 कैंटीन वेजेस पेएबल 11, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल पूरा नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग मत करना भाई एंड से। देखो जी, एडजस्टमेंट है नंबर 8, बड़ी प्यारी एडजस्टमेंट है, पढ़ो जरा। पढ़ा भाई, कैसी लगी एडजस्टमेंट। क्लब ऑपरेट्स फ्रॉम अ रेंटेड जगह, द रेंट इज पेड क्वार्टरली इन एडवांस ऑन यकम मार्च, यकम जून, यकम सितंबर, यकम दिसंबर। ये हमारा साल है, ये जनवरी, फरवरी और मार्च है। ये जगह गलत जगह पे लाइन लग गई ना, जनवरी फरवरी, ये ऐसे होना चाहिए। अच्छा चलें जी, ये जी हमारा मार्च का महीना, ये हमारा जुलाई का महीना, जून का महीना, ये हमारा सितंबर। वो ये कह रहा है ना जी कि हर महीने हर साल में यकम मार्च को, यकम जून को, यकम सितंबर को और यकम दिसंबर को हम किराया देते हैं एडवांस में क्वार्टर का, ठीक हो गया। आगे क्या कहता है, एज पर एग्रीमेंट एनुअल रेंट वॉज इंक्रीज्ड टू 6000। अच्छा सॉरी, बाय 6000, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम यकम सितंबर 18। अब बड़ी गड़बड़ हो गई, कहीं पे कोई कैश नहीं गिवन, रिसीट पेमेंट में होता तो कोई देख लेते, कोई और एक्सपेंस, उन्हें पर मंथ रेंट भी नहीं दिया, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन इतनी सिर्फ समझ आ रही है अभी तक कि ये यकम मार्च को जो किराया दिया है ये मार्च, अप्रैल और मई का है। यकम जून को जो दिया है वो जून, जुलाई, अगस्त का है। यकम सितंबर को जो दिया है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का है। और जो यकम दिसंबर को दिया है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी अगले साल का है, ठीक है जी। ये 2 महीने हमारे क्लोजिंग प्रीपेड निकलेंगे, लेकिन कितना होगा ये नहीं पता, ये नहीं पता भाई। वो जो एडवांस रेंट गिवन है वो पिछले साल का क्लोजिंग है, पिछले साल का क्लोजिंग है, लेकिन ये पता जरूर चल गया कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ होगा और पिछले साल में जो किराया दिया गया था वो भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी का था।
पिछले साल के एंड पर 24 रुपए का प्रीपेड है, मतलब ये 2 महीनों का किराया है। ठीक है, 24 है, 24,000 है, कितना लिखा है? 1000 में चल रहे हैं ना, 1000 में। ठीक है, तो 24 है। ठीक है बच्चों, अब 6 ऐड नहीं कर देना, वो मंथली नहीं है, वो टोटल इंक्रीज आया है। बड़ी बड़ी फनकारियां दी। फिलहाल तो एक बात हमें पता चल गई, वो एक बात क्या पता चली कि पर मंथ रेंट इज 12 रुपये। ठीक है, 12,000 कह लें। ये 12 कैसे निकला है? इज रुपीज़ 12। ये 12 कैसे निकला है जी? हमने यूज़ किया इसको कि जी 24 2 महीनों का है, डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये 12 आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक हर महीने 12,000 किराया था, लेकिन सितंबर से ये बढ़ गया। बढ़ा कितना? 6 रुपए। इन टोटल 6 रुपए बढ़ा है। एनुअल रेंट वॉज इंक्रीज्ड, यानी मिसाल के तौर पे अगर पहले 12 होता था, 12 महीनों का कितना बनता है? तो अब ये 144 की अमाउंट टोटल 6 प्लस होके 150 हो गई है। तो 150 डिवाइड बाय 12 करें, 1.5 आता है, यानी कि किराया 1.5 आता है। अच्छा, 12.5, यानी किराया 12 से बढ़ के 12.5 हो गया। ऐसे भी निकल सकता था ये। एक और तरीका भी था कि जितना इंक्रीमेंट आया है 6,000 एनुअल इंक्रीमेंट है ना, तो उसको डिवाइड बाय 12 कर लो, मंथली इंक्रीमेंट आ जाएगा, और पहले से आपके पास मंथली रेंट मौजूद है, आप आगे उसको बढ़ा लो। तो यहां पे आप यूं कर सकते थे कि यहां पे हम लिखते हैं जी कि पर मंथ रेंट जो है इज रुपीज पता नहीं कितना। अब देखने लगे कैसे जी? पहले था 12 तो था ही पहले, प्लस किया हमने 6 डिवाइडेड बाय 12 को, जो इंक्रीमेंट आया है उसको डिवाइड बाय 12 करके पर मंथ में ऐड कर दिया, तो ये कितना बन गया? ये समझ आती है बात? तो इसका मतलब पहले 8 महीने साल के 12 रुपये किराया था, और अगले 8 महीने 12.5 रुपये है। ठीक है, अब देखो, और क्लोजिंग में प्रीपेमेंट कितनी? 12.5 का 2। अब देखो रेंट का लेजर है, रेंट का लेजर है 12.5 इंटू 2, ये 25 बनता है। अब इधर कैश ने आना होता है, वही बैंक हमारा चल रहा है, इधर बैंक ने आना है और इधर एक्सपेंस ने आना है। दोनों फिगर्स निकल सकती हैं, लेकिन आसान है एक्सपेंस का निकालना। एक्सपेंस में आप क्या कहोगे? आप कहोगे जी 12 इंटू 8 प्लस 12.5 इंटू 4, कितना बना? 146। और यहां पे बैंक बैलेंसिंग फिगर निकल आई, कितनी? 147। अब इधर देखो, ये 147 यहां पे लिखोगे, बोलो रेंट कहकर, ये एक्सपेंस ले जाओगे इनकम एक्सपेंसेस में 146 रेंट वर्किंग, और उसको रेफर कर देना। करंट एसेट्स में प्रीपेड रेंट आ जाएगा, ये भी वर्किंग का रेफरेंस दे देना 100, अच्छा 25, ओनली 25। ठीक हो गया, ये भी यहां पर भी आ गई। ठीक है, अच्छी एडजस्टमेंट थी, मजे की। जी बेटा फिर देखते, ये समझ आ गया? ओके। इंक्रीज 2 होता तो बहुत सिंपल होता भाई, फिर तो 6,000 बटा 12 करते, जो रेंट है वो ही आपका एनुअल रेंट होता जो बढ़ गया है, पुराने वाले को फिर वहीं से निकालते। लेकिन डाटा बदल जाता ना बेटा, आप लोग ना सिर्फ एक चीज़ को बदल के सवाल करते हैं। मैं इसीलिए मना करता हूं, अगर वाला सवाल ना किया करो। आप कोई एक चीज़ हिलाते हो और कहते हो 200 हूँ, भाई सारा सवाल बदलेगा उस हिसाब से। फिर आपको क्या, अच्छा जी फिर 24 2 महीनों का कैसे हो सकता है अगर 6 टोटल चेंज आया? फिर डाटा बदलो ना सारा, फिर पूरा सवाल बदल जाएगा। इसलिए जो सामने है उसको समझो, अगले सवाल का इंतजार कर लो, उसमें अगली चीज़ समझो। ठीक है सर ने इतनी चाहती मारी। अच्छा अब जी अगले 2 पॉइंट्स हैं
उनमें आपने फिक्स एसेट की एडजस्टमेंट करनी है। बैलेंस ऑफ स्नूकर टेबल रिप्रेजेंट बुक वैल्यू ऑफ 5 ऑन वन ऑफ टेबल वॉज सोल्ड। स्नूकर टेबल आर डेप्सिट स्ट्रेट लाइन और फर्नीचर इक्विपमेंट 20%, फुल ईयर डेप्सिट चार्ज। बहुत सिंपल है एडजस्टमेंट्स, कोशिश कीजिएगा आपसे ये हो जाएंगी। जो मैक्सिमम चीज़ अभी आपसे नहीं होगी वो सुनते जाओ, जो अब मेरे बताने के बाद इंशाल्लाह होगी अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, देखो आपका सारा सवाल खत्म होगा, यहां से आपके पास आएगी कॉस्ट ऑफ सेल। ये कॉस्ट ऑफ सेल को यूज करके आपने मार्कअप मार्जिन लगा के उससे निकालनी होगी सेल। ऐसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड करोगे गिवन अमाउंट की परसेंटेज, ये निकाली हुई। ये ना 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 कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट है 80, तो जो कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी उसको डिवाइड करना 80 से, मल्टीप्लाई करना 110 से, यहां पे आ जाएगी सेल। लेकिन उसकी डबल एंट्री करना मत भूलना। डबल एंट्री होगी बैंक डेबिट सेल क्रेडिट, फिर यहां से सब कुछ हो जाएगा। बाकी और इसमें कोई मसला नहीं है। लेजर का क्लोजिंग निकाल के इसका ये भी लेकर जाना है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये जहां से मैंने एडवांस रेंट की बात शुरू की थी ना भाई, वहां से तो कम से कम आपने कॉपी कर ही लेना है ताकि वो बच्चों को अलग से यूट्यूब पे दे दें। ठीक है, तो ये सवाल आपने कंप्लीट करना है। और जो सवाल कल होमवर्क में दिया था वो अभी भी होमवर्क में ही है, नया सवाल मैं नहीं दे रहा। ओके, वैसे दिल तो कर रहा है दे दूं एक वो। ओके, अल्लाह हाफिज। एक मिनट ऑन करें, रुके रुके रुके। अच्छा जी, टर्म टेस्ट जो है उसमें पीपीई नहीं होगा। टर्म टेस्ट के अंदर IS 8 EPS कह रहा हूं, पीपीई नहीं होगा। IS 8 EPS, कैश फ्लो और NPO, 4 टॉपिक्स, 50 नंबर का पर्चा। लेकिन पासिंग क्राइटेरिया मैंने सेट कर दिया 60% है। लेके दिखाएंगे आप इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।